For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए, हम लोगों ने सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ वाले में किस सेगमेंट पे भी हमला शुरू किया है? सेटिंग अप वाले में। और सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी में हम लोगों ने बात की थी, ये बेसिकली एक ऐसा विंग है जिस विंग में हम लोग जितनी भी बातें कर रहे हैं, जितने भी एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, वो सारा का सारा चीज जो है वो कंसर्न इस बात से है, अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम इस बिजनेस को जो है वो कैसे स्टार्ट करें और इसमें क्या क्या एस्पेक्ट आएंगे। जिसमें सबसे पहले बात ये आती है कि अगर हम कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिजनेस को किस फॉर्म में हम शुरू करें। क्या हम इसे कॉर्पोरेट फॉर्म में शुरू करें या इसे नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में शुरू करें। और एक जो दोनों का मिक्सचर था, क्या नाम था उसका? LLP। तो हमने ये तीनों के तीनों एस्पेक्ट पढ़ लिए। फिर हमने एक ऐसा भी चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने सिर्फ आइडेंटिफाई किया था कि अगर आप जो है वो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, अगर आप फूड इंडस्ट्री में हैं, तो आपके ऊपर कौन कौन से एक्ट वगैरह एप्लीकेबल होंगे। हमने ये भी देखा था कि पॉल्यूशन कंट्रोल के, इन्वायरमेंट के, GST, पैन, टैन, बड़े सारे चीज एप्लीकेबल होते हैं। तो हमने पहले एक लिस्ट तैयार किया था एप्लीकेबिलिटी का, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया था। अब वो समय आ गया है जहां पे हम लोग जो है वो उन अलग अलग तरह के, जितने भी तरह के एक्ट में बिजनेस आप करने जा रहे हैं, तो आपके बिजनेस एंटिटी के नेचर के बेसिस पे जिस जिस तरह का क्या रिक्वायर्ड रहेगा, जिस जिस तरह का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड रहेगा, उस तरह का आप क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन करेंगे और लाइसेंस लेंगे। ये बेसिकली कंसर्न है यहाँ। लेकिन याद कीजिए, जब हम लोगों ने आइडेंटिफाई वाला पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था? आइडेंटिफाइंग के केस में, आइडेंटिफाइंग के केस में हमने पढ़ा था कि हमने जो है वो चीजों को आइडेंटिफाई किया था और थोड़ा सा पढ़ के छोड़ दिया था। यहां पे कह रहे हैं कि उसको थोड़ा और ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन फिर जब यहां हम लोग पढ़ने लगेंगे तो इसके बड़े सारे ऐसे एस्पेक्ट होंगे जो यहां पे हमें लाइसेंस लेना है, मजबूरी है, इसीलिए पढ़ रहे हैं। अदरवाइज इसके बारे में, इनमें से बहुतों के बारे में बहुत डिटेल में या तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या आप आने वाले अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर यहां पे हम बात करें एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का, तो जवाब होगा कि वो हम पढ़ चुके हैं। प्रोविडेंट फंड का तो वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पे ही अगर हम बात करें GST का, तो GST के बारे में आप पढ़ेंगे, लेकिन इस सब्जेक्ट में भी नहीं, वो कोई और सब्जेक्ट चला जाएगा। जब आप टैक्स में जाएंगे तो पढ़ेंगे यहां पे। इसीलिए जब कोई ज्यादा जो है यहां कॉन्सेप्चुअल चीज आएगा तो परेशान मत होइएगा। रीजन ये है कि वो कॉन्सेप्चुअल चीज जब तक बाकी चीज के साथ लिंक नहीं हो तब तक आप कैसे समझ पाए, क्योंकि GST यहां पे हमारे लिए क्या है? एक लाइसेंस का नाम है। और जबकि जब आप पढ़ने लगेंगे वहां पे तो दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, GST में आप चलते चले जाएंगे। बहुत लंबा चलता है GST भी। सर आपको पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, बड़ा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग चीज भी है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है कि जिन जिन तरह के लाइसेंस की हमें रिक्वायरमेंट है, वो लाइसेंस हम कैसे लें, किनको किस तरह के लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। चाहे हम फूड इंडस्ट्री में हो, चाहे ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स में हो, चाहे बैंकिंग में हो। देखिएगा, इसी में जब हम आएंगे और NBFC का बिजनेस कर रहे होंगे, तो क्या NBFC के बारे में हमें फिर यहां पढ़ना पड़ेगा? बहुत डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी देख लेंगे। डिटेल में भी पढ़ा हुआ है तो भी एक राउंड आपसे कुछ कुछ बात करते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। एक राउंड पहले आपने कंपनी लॉ में पढ़ा, फिर NBFC मुझे लगता है मैंने ही शायद आपको 2-2 बार ऑलरेडी पढ़ाया है। यानी कि एक बार थोड़ा सा छोटे में, एक बार बहुत डिटेल में, और दोनों को अगर मिला दें तो महा डिटेल हो जाता है। मुझे लगता है लगभग लगभग उतना टच हो जाता है जितना आपने कंपनी लॉ में भी पढ़ा होगा। यानी कि हम लोगों ने उसको अच्छे खासे डिटेल में कर लिया था। तो यहाँ पे देखते चलते हैं और कौन कौन सा रजिस्ट्रेशन हमारे लिए क्या है, रिक्वायर्ड है। तो इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं पता है? सिर्फ और सिर्फ देखने वाले हैं, पता करने वाले हैं कि हम एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। चाहे हम प्रोप्राइटर हो, चाहे हम पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे हम कंपनी हो, हम जिस नेचर का बिजनेस शुरू करेंगे, एक होता है किस टाइप में बिजनेस करेंगे और एक होता है किस नेचर का बिजनेस करेंगे। किस टाइप में जाएंगे इसका मतलब है कि हम कंपनी के फॉर्म में करेंगे, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, LLP। ये हो गया किस टाइप का जो है वो हम कंपनी बनाएंगे। और किस नेचर का बिजनेस करेंगे, इसका मतलब हो गया क्या हम बैंकिंग का बिजनेस कर रहे हैं, क्या हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हैं, क्या हम टेलीकॉम इंडस्ट्री में है, क्या हम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में है। यहां ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का मतलब चरस, गांजा, ये वाला ड्रग्स नहीं है।
यहाँ पे मेडिसिन से है, उसका पूरा नाम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल से। अच्छा, इंडस्ट्रियल लाइसेंस की भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, जहां पे एक बार हमने थोड़ा सा बात किया था कि इंडस्ट्री और कंपनी में क्या रिलेशन है, जिसमें हमने पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर वर्ड यूज किया था, और तब कहा था कि पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी ये अलग चीज है। तो एक बार फिर से देख लेंगे कि कितना वो चीज आपको ध्यान है, नहीं तो फिर से याद दिलाएंगे और तब आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, ढेर सारे लाइसेंस हमें लेना है, शुरू करें लाइसेंस लेना। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे, और एक छोटा सा एस्पेक्ट लिखा है, ए बिजनेस एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू सिक्योर वेरियस रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस इन ऑर्डर टू सेट अप इट्स बिजनेस इन इंडिया। ये ऐसा बात है जो आज तक ना कभी सुना है ना देखा है, कितना बड़ा बड़ा बात लिखा हुआ है, बड़े बड़े फॉन्ट में लिखा है। लिखना पड़ता है, इसीलिए क्या किया गया है, लिखा गया है, ताकि कल को जब आप रिवीजन कर रहे हो नोट्स में तो आपको याद आए। अदरवाइज ये सब जो है वो कहीं कोई बात ही नहीं है। जो सीएस की तैयारी करते वक्त आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, रहना चाहिए। आप कहेंगे सर रहना ही नहीं चाहिए, रहना नहीं चाहिए का मतलब यह है कि ये सब चीजें आपके जगह को ऑक्यूपाई करने के लायक नहीं है। आपका स्टैंडर्ड तो बहुत ऊपर है, करेंगे बात, स्टैंडर्ड पे भी आएगा समय। बिजनेस एंटिटी रजिस्ट्रेशन सारी बात हमने की है। प्रोप्राइटरशिप है तो कोई लॉ वगैरह नहीं है रजिस्टर करने के लिए। पार्टनरशिप है तो किस एक्ट में, चाहे तो करें चाहे तो, अब फिर यहां पे बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, इसीलिए हम लोग का कोर्स लंबा हो जाता है, थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। यहां पे हमने जब कहा कि ये कंपलसरी नहीं है, तो कंपलसरी नहीं है इसका मतलब है कि हम चाहे तो रजिस्टर करें चाहे तो रजिस्टर, तो कोई जो है भला रजिस्टर ही क्यों करेगा, अननेसेसरी का कोई पेन क्यों लेगा। क्या मिलता है, यानी कि अगर हमारे साथ हम पार्टनरशिप फर्म है और हमने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, हमने जिनसे पैसे लिए वो तो पूरा का पूरा लीगल रिकोर्स कर सकता है, लेकिन हम उनके ऊपर कोई केस फाइल, अगर उन्होंने हमसे कोई सामान खरीदा और हमारे सामान का हमें पैसा नहीं दिया, तो हम कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते। रिक्वेस्ट जितना कर लें, धक्का मुक्की जितना करना है कर ले, क्योंकि लॉफुली धक्का मुक्की आप नहीं कर सकते हैं। चलिए, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी किस एक्ट में, कंपनीज एक्ट में। एलएलपी के लिए एलएलपी एक्ट आपने पढ़ा हुआ है। 1% कंपनी भी कंपनीज एक्ट में। तो सही बोले तो कहीं कुछ इसका भी एस्पेक्ट नहीं था। अब यहां पे सिर्फ एक लिस्ट लिख दिया ताकि पढ़ते वक्त थोड़ा सा ध्यान रहे कि किस किस तरह का। तो यहां पे कह रहे कि इनिशियल एंड मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी और शुरू में ही करना रहता है। पैन हो गया, टैन हो गया, जीएसटी हो गया, एमएसएमई हो गया, ईएसआई, ईपीएफ, आपका शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट, ऐसे करके और भी बड़े सारे हैं। तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है जो करना जरूरी रहता है। अब इसके अलावा अगर हम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है तो अलग बात और रहेगी। अगर हमारा यूनिट पॉल्यूटिंग यूनिट है तो पॉल्यूशन कंट्रोल के अकॉर्डिंग, अगर हम किसी इन्वायरमेंटल जोन को हिट कर रहे हैं तो ऐसे केस में इन्वायरमेंटल लॉ के अकॉर्डिंग भी हमें क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले आते हैं किस पे, पैन पे। बड़ा छोटा सा एस्पेक्ट है और बहुत जनरल सा एस्पेक्ट है, लेकिन यही जनरल सा एस्पेक्ट खतरनाक हो जाता है अगर एग्जाम में आ जाए और हमने इसको ढंग से डिस्कस नहीं किया है। हो सकता है किसी भी तरह का क्वेश्चन बना दे कि फॉर एस्टैब्लिशिंग अ कंपनी व्हाट काइंड ऑफ इनिशियल रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, तो हमारे दिमाग में कम से कम इस तरह का रहना चाहिए। यकीन मानिए मैं कभी ऐसा क्वेश्चन सेट नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ मेरे चाहने से दुनिया नहीं चलेगी, वरना दुनिया कुछ और होती। तो इसीलिए जो है वो बहुत सारे और भी लोगों के चाहने से चलते, जिसमें मेरा कंट्रीब्यूशन 1/12 है। तो 11 और भी लोग हैं जिनके चाहने पे तय होगा कि क्वेश्चन आपका कैसा रहेगा। लेकिन अगर मेरे जैसे ग्रुप कह रहे हैं तो कभी इस तरह का नहीं देंगे। वो क्या देंगे आएगा आगे चीज, तो मैं उसमें दिखलाऊंगा। तो यहां पे अगर हम पैन की बात करें तो पैन बेसिकली एक ऐसा हमारा आइडेंटिफिकेशन है जो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता है। कोई भी जब आपको आइडेंटिफिकेशन मिलता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट 2-3 है। पहला, ये देने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन है, इसका क्या यूज है, क्या ये कंपलसरी है और ये कैसे लेते हैं, यही एस्पेक्ट आता है। तो पैन जो हमें मिलता है किस डिपार्टमेंट से मिलता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता है। ये एक प्लास्टिक कार्ड की तरह होता है। मुझे नहीं लगता इस पे बहुत ज्यादा बताना पड़ेगा, क्योंकि शायद सबने पैन देखा होगा। बिल्कुल जैसे आपका एटीएम कार्ड होता है उसी तरह का एक कार्ड होता है। देने वाली एजेंसी कौन हो गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गई।
10 डिजिट का 10 जो है वो करेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर होता है, जिसमें जो है वो नंबर और डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है और उस कॉम्बिनेशन से ये बनता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि ये आपका क्या काम करता है, इस पेन की क्या यूटिलिटी है। ये पेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस पेन के बारे में जितनी बात मैं कह रहा हूं बस उतने ध्यान से सुन लीजिएगा, एक राउंड जरूर रीड कर लीजिएगा जब आप घर जाएंगे, और उसके बाद कोशिश कीजिएगा हमेशा, अगर सीएस बनना है, पढ़ने की इच्छा रहती है तो टाइम पास के लिए तो कोई बात नहीं है कि ये सब पे क्या डिस्कशन करें, लेकिन एक सही स्टूडेंट का यही काम हुआ कि भले एस्पेक्ट कितना भी छोटा हो उसको कंसाइज करके 7-8 लाइन जरूर अपने पास इकट्ठा कर लेंगे और काम खत्म हो गया। कि पेन पे इतनी कहानी ना करना पड़े, अपने नोट्स को लेंगे, पेन लिखा मैंने और पेन पे सारा कार्यक्रम 7 to 8 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए आपका, क्योंकि आप पे इस पे शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। इससे ज्यादा इसमें कोई टेक्निकलिटी इस चैप्टर में अनफॉर्चुनेटली टेक्निकलिटीज बहुत कम है। रजिस्ट्रेशन का नाम ही तो है, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का क्या है इसमें नाम है। कुछ जगह पे थोड़ा होगा, करेंगे रुकेंगे करेंगे बात वहां पे, तो आपका काम हुआ कि भी बातों को सुन लीजिए और उसके बाद अपने नोट्स को, सारी बात सुनने के बाद नोट्स को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। पेन से रिलेटेड जो भी पेज दिए हुए, 1 पेज हो 1.5 पेज हो जो भी हो, और वो कितने लाइन में खत्म हो जाना चाहिए, 7 to 8 लाइन, मैक्सिमम होगा तो 10, उससे ज्यादा ना जाए। एकदम आपको कोशिश करनी है, तब जाकर के एग्जाम की वो तैयारी हो गई। कि जो आसान चैप्टर है उसमें भी इतना मोटा नोट्स लेकर के बैठे रहिएगा तो हेडेक सा लगेगा और सिर्फ देख देख के पहाड़ जैसा लगेगा। इतना रिवीजन अभी करना है, ऐसे मत अब करेंगे। अब जब आप रिवीजन करने लगेंगे ना तो बताऊंगा मैं, एक बार खत्म होने दीजिए तो लगभग वो चलेगा क्लास आपका आधे घंटे का, सिर्फ इसी चीज के लिए कि अब कैसे जो है वो क्या शुरू करें, रिवीजन। क्योंकि एक सब्जेक्ट तो खत्म हो गया, मेरे दूसरे भी खत्म हो जाए, इसी के लिए मैं वेट में, क्योंकि आप तो कर ही रहे हैं रिवीजन जैसे भी कर रहे हैं। एक बार मेरे गाइडेंस के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको मेरे पास आना रहेगा, उसके बेसिस पे मैं भी कुछ उससे जो है वो बातचीत करूंगा और n नंबर ऑफ आपके जो है वो ओरल टेस्ट चलेंगे और उस ओरल टेस्ट के बेसिस पे ये तय होगा कि आप में से कौन कौन लोग मेरे साथ रिवीजन करेंगे। उसके अलावा नहीं, जो बिल्कुल काम के लायक नहीं होंगे, मैंने पढ़ा दिया है, मोस्ट वेलकम। आप और जितना मुझसे पूछेंगे मैं बिल्कुल मदद के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको प्रोएक्टिवली करना पड़ेगा। मुझे जिनमें दिखेगा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने आप को घिसने को तैयार हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके साथ मैं घिसूंगा। और वो घिसने का मतलब है कि आप भी अपने कंफर्टेबल ड्रेस में आए और बैठ करके उसके बाद मेरे साथ धुनी रमाएं, और वो धुनी रमाने की कैपेसिटी होनी चाहिए आप में। और धुनी रमाने का मतलब है मैं भी आलती पालती मार के बैठा हूं और आप भी बैठे हुए हैं। आए एक बार, अब उसके बाद घर जाना, आप कीजिए अपने बाकी सब्जेक्ट जो करेंगे, लेकिन जो मेरे सब्जेक्ट हैं ये 4 सब्जेक्ट, अगर कोई मॉड 1 में है तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट, उसको आप सिर्फ रिवाइज करेंगे। मैं बताता रहूंगा कैसे कैसे करके आप करेंगे और उसके बाद हमें लिखना रहेगा। अब जैसे देखिए ना, ये पेन पे है या ये चैप्टर है, इतना मोटा नोट्स है ना आपके पास, 16 पेज 20 पेज जितने भी पेज का है, 24 पेज है, ये 4 पेज से ज्यादा नहीं रहेगा और 4 भी नहीं रहने देंगे इसको तो बर्बाद करके 2-3 पे ले आएंगे। लास्ट राउंड जो हमारा होगा कि अब एग्जाम के रात में कैसे तैयारी करें, कैसे हो, क्योंकि सारा कुछ तो पढ़ के नहीं जा पाएंगे, तो उन चीजों के लिए तभी हो पाएगा जब आपका रिवीजन रहेगा। अब जरा सोचिए, अभी तो क्लास आपका लेना मेरा मजबूरी है, आपने पैसे दिए हैं, कोर्स तो आपको पढ़ाऊंगा, यहां तक तो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके बाद जो भी चीज है वो मेरा वॉलंटरी एक्शन है, तो वहां तो मैं आजाद हूं कि उसमें अगर आप मेरे अकॉर्डिंग है तो मैं आपकी सारी मदद करूंगा, वरना क्या मैंने पढ़ाने में कोई कसर छोड़ा है? जितने बार हो सकता है, जितना हो सकता है, रिवीजन से लेकर के हर चीज किया भी है। अब इसके बाद वाला चीज तो कम से कम किसके अकॉर्डिंग चलिए, मेरे अकॉर्डिंग, और मेरे अकॉर्डिंग तो अभी भी आप चले हैं, मैंने पढ़ाया है, उस अकॉर्डिंग आपने चीजों को किया है, लेकिन आपका रिवीजन उस लेवल पे रहेगा तभी मैं आपके यूज का हूं, अदरवाइज उसमें आप बैठ ही नहीं पाएंगे, मुझे गुस्सा आएगा और आप इरिटेट हो जाएंगे। उसमें आपको मजा तब आएगा, लगेगा कि नहीं सर, और यकीन मानिए जाते वक्त आपको एक जरा भी ये नहीं लगेगा कि थकान आ रहा, आपको ये लगेगा कि सब तो खत्म कर लिए हैं, अब तो बस जाएंगे और एग्जाम देंगे, रिवीजन तो कर लिया है। लोग घर जाकर के रिवीजन करते, आप घर जाकर के रिलैक्स करेंगे, घर वाले भी बोलेंगे कि क्या हो गया है, एग्जाम वगैरह नहीं देना है, तो आप कहिएगा कि नहीं सर ने बोला है कि घर पे आराम करके आओ, रिवीजन क्या करना है, यहाँ पे करना है। तो चलिए, कितने लाइन में, 8 to 10 लाइन में इतना इतना काम करते चले जाइए, तब उस समय मदद मिलेगी। तो पैन के बारे में बोला, कौन डिपार्टमेंट देता है, किस डिपार्टमेंट से मिलता है?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता है। ये एक आइडेंटिफिकेशन के प्रूफ की तरह यूज होता है, लेकिन ये कभी भी जो है वो एड्रेस प्रूफ की तरह ट्रीट नहीं होता है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के रूप में ट्रीट होता है, क्योंकि इस पे आपके सिग्नेचर भी होते हैं और इस पे आपका फेस भी होता है। इसमें कहा गया कि ये इसीलिए दिया जाता है ताकि जितने भी तरह के हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को ये क्या करता है, कैच करता है। और कल के डेट में अगर हम कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन करते हैं जिन ट्रांजेक्शंस में मनी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो वहां पे कंपलसरी रहता है। तो कहा गया कि किनके लिए ये पैन जो है वो लेना कंपलसरी है। तो कहा गया कि सबसे पहले वो व्यक्ति जिसके ऊपर इनकम टैक्स भरने की क्या है, लायबिलिटी है। अगर उस बंदे के ऊपर इनकम टैक्स भरने की लायबिलिटी नहीं है, प्राइमा फेशिया, तो उसे पैन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये पूर्ण सत्य नहीं है, दिस इज नॉट द कंप्लीट ट्रूथ, थोड़ा सा इसको चेंज करना रहेगा। लेकिन प्राइमा फेशिया कहा गया कि अगर किसी को इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है और वो इसीलिए क्योंकि उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आती, तो उसके लिए कंपलसरी है। कोई ऐसा बंदा जिसके ऊपर इनकम टैक्स भरने की लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो लिमिट है उस लिमिट को भी वो टच नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो इनकम टैक्स का रिटर्न क्या करना चाहता है, भरना चाहता है। क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न के लिए कहीं जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर जो है वो टैक्स की लायबिलिटी आती ही हो। अगर आप उस स्लैब में नहीं आते हैं, मिनिमम स्लैब को आप क्रॉस नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर कंपल्सन नहीं है। बट स्टिल अगर आप भरना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। अगर कोई पर्सन है जो बिजनेस कर रहा है या कोई प्रोफेशन कर रहा है जिसमें उसका टर्नओवर या रिसीट जो है वो कितने रुपए से ज्यादा हो जा रहा है, 5 लाख रुपए से ज्यादा हो जा रहा है। कितने से, 5 लाख से। मैं इनकम की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपका जो है वो 4 लाख का ही जो है वो रिसीट है, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन वो 4 लाख के रिसीट के कारण शायद आप मिनिमम इनकम रेंज को क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि शायद उस पे आपका जो है वो खर्च सिर्फ 10,000 रुपए का और सब आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। तो आप तो आ गए इनकम टैक्स के रेंज में, तो उस केस में आपको पैन लेना पड़ेगा। ये मत देखिएगा कि सब एक साथ फुलफिल होना चाहिए। किसी भी एक कैटेगरी में अगर आप आ जाएंगे तो आपके लिए पैन लेना क्या रहेगा, जरूरी रहेगा। सिर्फ 4 लाख का आपका रिसीट है, लेकिन उस 4 लाख में आपकी कमाई 3,60,000 का है। अब ऐसे केस में जो है आप मिनिमम के लिमिट को क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। और अगर मान लीजिए आपके ऊपर जो है वो इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं आ रही है, लेकिन आपका रिसीट 5 लाख का है, जिसमें से सिर्फ 2 लाख रुपए ही आपकी कमाई है, बाकी आपका खर्च हो जा रहा है उस बिजनेस को चलाने के लिए, तो आप तो मिनिमम वाले स्लैब में आए ही नहीं। लेकिन फिर भी आपको क्या लेना पड़ेगा, फिर भी आपको पैन लेना पड़ेगा। तो मैं जो आपको कह रहा हूं वो ये है कि किसी भी एक दायरे में भी अगर आप आ गए तो आपको पैन लेना आपके ऊपर क्या हो जाएगा, कंपल्सरी। वॉलंटरी तो कोई भी ले सकता है, लेकिन इन केसेस में कंपल्सरी है और आपको लेना ही पड़ेगा। चैरिटेबल ट्रस्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न। चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर बड़े सारे एग्जेम्पशन रहते हैं, लेकिन उन एग्जेम्पशंस को भी क्लेम करने के लिए उनके लिए क्या लेना जरूरी है, पैन। और उनको पैन इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि उनके ट्रांजेक्शन्स को हम कैच कर सके। आज के डेट में जितने भी ट्रांजेक्शन आपके होते हैं बैंकिंग के जरिए जब आप करते हैं, तो आपके पैन रहने पे वो ट्रांजेक्शन क्या हो जाता है, लिंक हो जाता है। और AIS जैसा चीज आपको सर पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे इनकम टैक्स में, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो सारा का सारा डेटा फेच कर लेती है जो भी पैन के थ्रू आपका क्या हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है। तो इस चीज के लिए भी जो है वो जरूरी रहता है। आगे देखिएगा इसका यूसेज क्या है उसमें। एवरी पर्सन हु इंटेंड टू एंटर इनटू ए स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जैसे अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले रहे हैं तो उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी इनकम कितनी है, क्या है। बड़े सारे ऐसे सिचुएशन है जहां पे अगर आपको ये वाला ट्रांजेक्शन करना है, जमीन आपके नाम से रजिस्ट्री करवानी है, तो आपके पास क्या होना जरूरी है, पैन। इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन। ये एक एग्जांपल मैंने दिया, ऐसे बड़े सारे क्या हो सकते हैं, एग्जांपल्स हो सकते हैं, जिसमें जब आप वैसा ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, पैन की रिक्वायरमेंट होगी। ऑल नॉन इंडिविजुअल रेसिडेंट, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल रेसिडेंट एंड पर्सन एसोसिएटेड विथ देम शैल अप्लाई फॉर फाइन। अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंटर्ड बाय देम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जो आप किसी भी तरह का जो है वो ट्रांजेक्शन जो कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, 2.5 लाख रुपए से क्या कर जा रहा है, एक साल में एक्सीड कर जा रहा है, तो आपके लिए क्या होना जरूरी है। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग हर कोई इस दायरे में आ जाता है, उसको छोड़ करके जो रियली सिर्फ और सिर्फ दिहाड़ी का मजदूर है, कोई उस तरह का बड़ा ट्रांजेक्शन करता नहीं है,
उसके अलावा कोई भी एक पर्सन जो आज के डेट में एक छोटे से जॉब में भी है, उसके ऊपर भी क्या हो जाता है, कंपलसरी। इस एंड से कंपलसरी नहीं होगा तो बैंकिंग एंड से कंपलसरी हो जाएगा। बैंक बोलेगा बिना पैन के हम क्या नहीं खोलेंगे, अकाउंट ओपन ही नहीं करेंगे। अब बताइए आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं तभी तो बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपको ढेर सारा पैसा दे रहा है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब है आप अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं और आप भी किसी को दे रहे हैं, या आप ही अपने पैसे कभी एटीएम से निकाल रहे हैं, तो भी ये क्या कहलाता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से सिर्फ यही मत समझिएगा कि कोई आपको पैसे देगा या आप किसी को पैसे देंगे। आपने अपने पैसे जमा किए हैं और एटीएम से जाकर के निकाल रहे हैं, तो कैसा ट्रांजैक्शन आपने किया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया। इन एब्सेंस ऑफ पैन, अगर आप पैन नहीं रखते हैं तो कंपनी या कोई भी और पर्सन जो हाईएस्ट स्लैब है, देखिए ये सब कोई भी बात अगर दिया रहे तो थोड़ा सेंसेबल होकर के चलेंगे। आप सीएस कर रहे हैं, थोड़ा अलर्ट और अटेंटिव रहना है। कोई भी डिजिट और कोई भी फिगर जो होता है सब्जेक्ट टू चेंज होता है। हो सकता है कल के डेट में वो हाईएस्ट स्लैब 30 की जगह 35 कर दे, हो सकता है या नहीं, 40 कर दे। तो इसका मतलब है कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो हाईएस्ट स्लैब होगा उसके अकॉर्डिंग आपसे हम क्या चार्ज करेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे, अगर आप क्या नहीं लेंगे, पैन नहीं लेंगे। ये डराना धमकाना किस लिए, ताकि लोग क्या करें, पैन ले। और मैंने आपको कहा भी कि कभी कभी जब बात आसानी से आप नहीं सुनते समझते हैं तो घर वाले भी डराते धमकाते, नहीं बोलते हैं पढ़ ले, वरना मेरे से तो गलती से भी जो है वो उम्मीद मत करना पॉकेट मनी लेने का मम्मा, मुझे फिर कुछ मत मेरे से मांगने आना। इसका मतलब उनकी बात अगर हम नहीं सुनेंगे तो वो भी बोलते हैं कि हम भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो इसीलिए यहां पे उन्होंने डराया है और कहा है कि हम आपसे क्या चार्ज करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना पैन के रहिए, हम लगातार आपसे चार्ज करते रहेंगे, एक ही दो के बाद आपको तुरंत नोटिस चला जाएगा। लेकिन वो प्रैक्टिस आप कंटिन्यू नहीं करें, इसलिए कहा गया कि जो हाईएस्ट स्लैब है वो हम आपसे क्या करेंगे, वो हम आपसे चार्ज करेंगे। ये बेसिकली कहता है कि इट सर्व्स एज अ रेफरेंस नंबर। जब हम कहीं भी किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे लिए जो ट्रांजैक्शन आईडी एक जनरेट होता है वो चला जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। आप कहेगा तो अच्छी बात क्या हो गई। देखिए अच्छा और बुरा इस चीज से होता है कि कौन लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर आप जो है वो कुछ बुरा काम कर रहे हैं, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और किसी बंदे को नुकसान बहुत थोड़ा सा भी हो रहा है, आप कितने भी बड़े आदमी हैं, बाकी आपने कितने भी अच्छे काम किए हैं, लेकिन अगर आपके अनलॉफुल एक्टिविटी के कारण किसी को नुकसान हो रहा है, तो जिसको नुकसान हो रहा है, जो बंदा लॉफुल एक्टिविटी करके नुकसान में है और आप अनलॉफुल एक्टिविटी करके किसी को नुकसान दे रहे हैं, लॉ हमेशा, कोर्ट हमेशा, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा उसके सपोर्ट में रहेगा जो लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, चल रहा है। अब ये दूसरी बात है कि आपने इससे पहले बड़े सारे अच्छे क्या किए हैं, काम किए। ठीक वैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि आप बहुत सारा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शन है जहां पे अगर आईडी नहीं रहेगा तो हम उस ट्रांजैक्शन को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो कहाँ गया। और ये आपका जुड़ा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के ब्लैक मनी सारे चीजों तक। पढ़ाऊंगा आपको, बेनामी ट्रांजैक्शन भी पढ़ाऊंगा और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक लॉ में। और देखिएगा उन जगहों को कैच कर पाना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन ना हो। और बैंकिंग ट्रांजैक्शन से इसीलिए चीजें कैच हो जाती है क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन में पैन लगा हुआ रहता है। ये नहीं है कि आप बैंक के जरिए कर रहे हैं बस इसीलिए आइडेंटिफाई हो रहा है। आज के डेट में हर चीज को, प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पैन डालना पड़ता है। बैंक अकाउंट से आपने किया तो बैंक में ऑलरेडी पैन लगा हुआ है। मान लीजिए आपके 10 बैंक में अकाउंट है, कैसे आपको कोरिलेट किया जाएगा? क्या आप 10 बैंक में अलग अलग फोन नंबर नहीं दे सकते हैं? बहुत लोगों के बड़े सारे नंबर होते हैं, लेकिन पैन एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ आप क्या रखेंगे, एक रखेंगे, एक से ज्यादा नहीं रख पाएंगे। तो अकाउंट भले 10 है लेकिन हर अकाउंट में पैन वही है। और आइडेंटिफाई किस चीज से हो रहा है, पैन से। आधार क्यों जारी किया जा रहा है? और आप देख रहे हैं हर जगह आधार मैंडेटरी कर रहा है। एक समय ऐसा आएगा इंडिया में, जैसे आप मूवी वगैरह में, हॉलीवुड बोलते हैं ना, बाहर की मूवी को हॉलीवुड, तो हॉलीवुड के मूवी में जैसे आप देखते हैं कि किसी का चेहरा स्कैन करके, अगर सीसीटीवी कैमरा वगैरह में मिला उसको स्कैन करके, या अगर किसी का फिंगरप्रिंट कहीं पे मिला उसको स्कैन करके सारा डिटेल आ जाता है कि ये पर्सन का क्या नाम है या लास्ट इन्होंने अपना क्या डिटेल दिया हुआ है। कहीं तो कुछ पता करना आसान हो जाता है। ठीक वही चीज हमारा आधार में हो रहा है। आधार में आप देखेंगे रेटिना का लिया जाता है, फिंगरप्रिंट लिया जाता है,
फोटो लिया जाता है और वो फोटो अपने डिवाइस से लेकर के रखते हैं। पता है अपने डिवाइस से क्यों लेकर के रखते हैं? जब हम अपने जो है ये कागज वाला फोटो देते हैं, इसको स्कैन करते वक्त कुछ खास तरह के इंफॉर्मेशन नहीं आ पाता है, लेकिन जब वो सॉफ्ट कॉपी से होकर के आता है तो उसमें बड़े सारे और जो है वो चीजों को ट्रेस किया जा सकता है, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर अगर आपने बदल लिया तो कैसा होगा। लेकिन वही अगर हम स्कैन करके करेंगे तो उस पर उतने अच्छे से एडिटिंग वर्क और बाकी चीजें नहीं हो पाती। यही वजह है कि वहां पे वो आपका फोटो खींचते हैं। और दूसरा चीज ये है कि आप जब फोटो दे रहे होते हैं तो उस फोटो को तो आप क्या बना देते हैं, मतलब कमाल हो जाता है। लगता ही नहीं है कि ये फोटो क्या है, आप ही का जो है वो क्या है, फोटो है। उनको फोटो आइडेंटिफाई करने के लिए चाहिए या मूवी में जो है वो मॉडल लेना है इसके लिए रखना है उन्हें? नहीं, उन्हें क्या करना है, इससे आइडेंटिफाई करना है। तो इसीलिए वो उसी अकॉर्डिंग लेते हैं जिससे क्या हो सके। आप देखिएगा ना, आप अपने फ्रेंड का ही कभी कभी फोटो देख लीजिएगा। मैं तो किसी का देखता हूँ बच्चों का, मैं तो खो जाता हूँ ये वही बच्चा है। एक आध बार तो मैंने पूछ भी दिया, कहीं मैंने मानवी का ही फोटो देखा था, कुछ इन्होंने मैसेज किया था तो ऐसे करके वो चमक सा गया। किससे मैंने पूछा था? आपसे ही पूछा था कि ये मानवी हैं, मैं पहचान ही नहीं पा रहा कि ये क्या है, मानवी। मैंने बोला ये तो बड़े सीधे साधे बच्चे, ये तो ऐसे हैं, ये फोटो तो इनका लग ही नहीं रहा। तो बोले नहीं सर ये इन्हीं का फोटो है। तो देखिए फोटो मेरे पास, मैं इनको पूरे क्लास पढ़ा रहा हूं, फिर मुझे मदद क्या करना पड़ा, लेना पड़ा, क्योंकि इन्होंने कुछ पूछा था, मैं नहीं आइडेंटिफाई कर पाया था, नाम नहीं था लिखा हुआ। और इन्होंने स्टूडेंट बोला तो मैंने पूछा भाई कि हमारे बैच के, तो देखूं मैं ही बूढ़ा हो गया या बाकी लोग ठीक हैं? तो वाकई मैं ही बूढ़ा हो गया था, बाकी दो लोगों ने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। तो इसीलिए उन्होंने इस तरह से रखा कि आधार के साथ चीजों को क्या कर दिया है, लिंक कर दिया है। हमारे देश में भी कल के डेट में अगर कोई वारदात हुआ और ये रिमोट किसी ने छुआ, आप बोले सर आप ही ने छुआ है, अगर जो है वो पता करना रहे कौन कौन लोग यहाँ आए थे तो फिंगरप्रिंट के जरिए हो जाए। लेकिन हमारे देश में थोड़ा सा लूप होल्स है इसको लेकर के। अगर आपके सारे फिंगर जो हैं वो स्कैन नहीं भी होते हैं तो भी हमारे देश में आधार ओके हो जाता है कि उसमें 3 या 4 फिंगर्स हैं, अगर वो स्कैन हो गया तो हो जाता है। क्योंकि अभी जो हमें डिवाइसेस दिया जा रहा है थोड़े वीक डिवाइसेस हैं, धीरे धीरे मजबूत होंगे ना। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कुछ दिन पहले मैं अपने बिटिया का बायोमेट्रिक अपडेट कराने गया था। 5 साल से ज्यादा होने के बाद, पहले बना हुआ था उसका आधार, लेकिन 5 साल से ज्यादा होने पे क्या करते हैं, उसे अपडेट कराते हैं। तो अभी बच्चा है, सारे हाथ के उस तरह से नहीं निकले, और उसका जो है वो इस तरह से अभी अनडेवलप्ड है कि अगर मोबाइल के भी सेंसर पे लगाते हैं तो मोबाइल भी अभी जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्योंकि इसमें तो लाइंस होते हैं ना। और ये चीज बूढ़े के साथ भी होता है, मतलब ज्यादा उम्र हो जाती है तो मिटने लगता है, जैसे जैसे आप बड़े होते तब वो क्या होता है, ग्रो होता है। तो उसके जो है वो 3 या 4 हो गए थे तो उसको ओके कर दिया गया कि ये चीज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे भी जो है वो पैन सारे के सारे किस चीज को लिंक करता है, जितने भी तरह के फाइनेंशियल्स आपने क्या किए हैं, ट्रांजेक्शन, जमीन लिया है तो भी, मकान लिया है तो, किसी को रेंट पे अगर मकान दिया है तो भी, क्यों, क्योंकि इनकम अंडर हाउस टैक्स, अगर जो है वो भी तो निकालना रहेगा तो वो भी जो है वो निकल के आ जाएगा कि आपने मकान किसी को क्या किया हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है, तो उस हेड में भी आप टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इवन इफ वन इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स, इट इज मैंडेटरी फॉर हिम। अगर वो क्या कर रहा है, मनी अर्न कर रहा है, कैसे, क्योंकि मनी अर्न करेगा, उनके एम्प्लॉयर उसको किस में देंगे, बैंक में देंगे। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए फिर क्या चाहिए रहेगा, और भी बात है, आपसे वो जो है वो टीडीएस काट के पैसे नॉर्मली देते हैं। देखिएगा आगे जो है वो टैन भी दिखाऊंगा आपको। तो जैसे जो है वो आपके एम्प्लॉयर जब पैसे डिडक्ट करेंगे तो रिकॉर्ड रहना चाहिए ना कि हमारे पैसे आपने काटे हैं। इसके लिए आपके एम्प्लॉयर को भी एक खास नंबर लेना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड टैन, जो आगे देखते हैं हम लोग। कंप्लाइज रिगार्डलेस ऑफ वेदर, यहां पे कह रहे हैं विदाउट द पैन द गवर्नमेंट हैज द मैंडेट टू डिडक्ट टैक्स एज किस पे, हाईएस्ट पॉसिबल रेट पे। पैन हेल्प करेगा क्या करने के लिए, इनवॉइस वगैरह, रेमिटेंस वगैरह है, इनकम टैक्स रिटर्न है, इन सारे चीजों में। साथ ही साथ कहा गया कि जैसे इंडिविजुअल है वैसे ही कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। और ये किस चीज के लिए है, ऑब्टेन ओनली व्हेन कंपनी होल्ड अ पैन। अगर आप कंपनी है तो भी आपको पैन चाहिए, और इस पैन के नंबर पे आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। और आप जब किसी के पैसे वगैरह डिडक्ट करेंगे तो उसको जो है वो अपने टैन के जरिए सारा क्या करेंगे, डिटेल देंगे, ताकि मुझे पता चले कि मेरे पैसे जिसने काटे हैं मैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करूं, ऑथोरिटी कैसे आइडेंटिफाई करे।
तो उसका भी एक ये यूनिक नंबर होगा जो किसी भी और एंटिटी से मैच नहीं करेगा। ना हमारा आपका पैन किसी से मैच करेगा, ना उनका किन्हीं के साथ मैच करेगा। अगर आपको अप्लाई करना है, आपके पास दोनों मोड अवेलेबल है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। इनकरेज किया जाता है कि लोग ऑनलाइन करें ताकि जल्दी चीजें मिल जाए। अदरवाइज आपकी मर्जी, आप जिस भी मोड से आना चाहें। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो फॉर्म 49A की आपको रिक्वायरमेंट है। आपको बता दूं, इस तरह के फॉर्म को याद रखने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर वही है कि अगर कोई कांपते हाथ होंगे, जिनको जो है वो बिल्कुल मन नहीं लगता है क्वेश्चन सेट करने में, तो उनको एमसीक्यू में कुछ और ना दिखेगा तो क्या पूछ सकते हैं कि फॉर इंडियन सिटीजन विच फॉर्म इज बीइंग यूज्ड। और सही बोलूं, ये बहुत ही जो है वो वर्ड वैसा नहीं यूज करना चाहिए, तो बहुत ही छोटे लेवल का जो है वो क्वेश्चन मैंने रिफाइन कर दिया। बहुत ही छोटे लेवल का ये जो है वो क्वेश्चन होगा, नहीं पूछना जाना चाहिए। बट नोबडी नोज, कभी जो है वो आसान जैसा भी पूछना चाहे तो कर दे। तो 49 कौन सा? ए। और अगर फॉरेन सिटीजन है तो कौन सा? 49AA। जब आप अप्लाई करते हैं एनएसडीएल के जरिए आप अप्लाई करते हैं। मुझे एक चीज बताइए, ये एनएसडीएल का नाम पहले सुना है? रुकिएगा जरा, रुकिएगा। हमने जो है ये एनएसडीएल वर्ड कहीं यूज किया था, इसके साथ एक और ऐसा ही नाम यूज किया था, सीडीएसएल। बता ही दिया। किस चैप्टर में ये पढ़ा था और उसमें क्या चीज पढ़ रहे थे तो इनका नाम लिया था? ये क्या है? इसका मतलब याद कीजिए, उस दिन भी हमने बात की थी। एनएसडीएल और सीडीएसएल डिपोजिटरी हैं। डिपोजिटरी की तरह काम करने का उन्होंने लाइसेंस लिया, लेकिन डिपोजिटरी का जब लाइसेंस लेते हैं तो उस लाइसेंस में आपके पास, रुकते हैं जरा, जब हम डिपोजिटरी का लाइसेंस लेते हैं तो उस लाइसेंस का कुछ प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के दौरान कुछ ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जो फिजिकली चेक किए जाते हैं, जो इस बात को प्रूफ करते हैं कि दे आर वेरी इक्विप्ड। और इसीलिए जितने भी आज के डेट में ऑनलाइन नेचर के काम है, जहां बहुत ज्यादा डेटाबेस रखना है, या डेटाबेस को बहुत सुरक्षित रखना है, या डेटा का ट्रांजैक्शन होगा और उसको बहुत सिक्योर मैनर में करना है, वहां पे हम एनएसडीएल और सीडीएसएल की क्या लेते हैं? मदद लेते हैं। अब मुझे बताइए कि उस ट्रांजैक्शन, उस सर्टिफिकेशन के दौरान जो वेरिफिकेशन हम करते हैं, वो वेरिफिकेशन में क्या ऐसा देखा जाता है कि आज के डेट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक नेचर का जो काम गवर्नमेंट वगैरह करेगा, या तो एनएसडीएल कर रहा है या कौन कर रहा है? सीडीएसएल। क्या ये डिपोजिटरी नहीं है? वो काम तो कर ही रहे हैं। इसके बाद किराना दुकान है, लेकिन जब फ्रिज है हमारे पास और लोग सामान लेने आते हैं तो क्यों ना दूध का थैली भी रखें, कोल्ड ड्रिंक भी रखें, और क्या रखें? आइसक्रीम भी रखें। ठीक वैसा ही आलम है, लेकिन इसके लिए पहले इनके पास दुकान है तब ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है तब ना। अब इससे ज्यादा बोलूंगा तो बहुत हिंट हो जाएगा, तब तो आंसर ही पूरा हो जाएगा। आपके पास समय 30 सेकेंड, आप मुझे सोच करके फटाक से बताएंगे कि उस लाइसेंस में हम क्या क्या चेक करते हैं। और मुझे डिपोजिटरी का कंप्लीट जो है वो लाइसेंसिंग प्रोसेस चाहिए, डिपोजिटरी का लाइसेंस प्रोसेस चाहिए, और उस लाइसेंस प्रोसेस में जहां पे इस चीज को चेक करते हैं वहां भी पहुंचना है, लेकिन वो स्टेप में पहुंचना है। सोच लीजिए, 2 लोगों ने हाथ उठाया था, कंप्लीट प्रोसेस के लिए या खाली छुटकन के लिए? पूरे प्रोसेस के लिए। किसी को नहीं बुलाऊंगा, फिर मैं क्यों झूठ मूठ का अपना एनर्जी वेस्ट करूंगा। वैसे भी इतना लंबा पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है? जो काम आधे में हो सकता था वो डबल में मैंने किया है, यही रिवीजन और यही रुक 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 के कारण। लेकिन अगर इसका असर ना दिखे तो फिर वो रैंक होल्डर वाले में मैं अकेला ही अपना बैठूंगा, खुद ही रैंक लाऊंगा दोबारा देके। कौन बताएंगे, कौन बताएंगे? मॉड 1 वाले तो बहुत मस्त होंगे सर। हम तो किस में हैं? मॉड 1 में है। नहीं तो हम क्या करते हैं? नहीं तो हम एक एक सवाल के तो 2-2 जवाब देते हैं। फाइनल हाथ उठाइए, एक बस। रुकने के लिए कह रहे हैं। और किसी को याद नहीं है?
हे भगवान, इतने बार जो है वो जयकारा लगवा लगवा करके पूरा प्रोसेस याद करवाया था, क्या फायदा। तब तो एक बार में बोल के निकल जाना चाहिए। जब दोनों का परिणाम एक ही है तो टाइम क्यों मैं भी ज्यादा लगाऊं। चलिए, जो हाथ उठाए हैं फाइनल, कोई हाथ उठ रहा है इधर से, इधर वाली आबादी वीरान। चलिए, इधर वाली आबादी में एक, चलिए बताइए। अच्छा, नहीं नहीं, यहां पे गड़बड़ है। एकदम स्टेप से मुझे हर चीज सही वाला चाहिए। पहला स्टेप मेरे साथ ही तब बोल दीजिए। पहला स्टेप एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या लगाएंगे? बायोलॉजी। ये हम लोग बात कर रहे हैं डिपोजिटरी बनने का लाइसेंस कैसे लेते हैं। यहां बात आ गई इसलिए हम लोग आ रहे, क्योंकि एनएसडीएल की बात आई है, इसीलिए हम लोग एनएसडीएल पे चर्चा करें। देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा वर्ड किस चैप्टर में है। जब आप आएंगे जॉब के लिए या ट्रेनिंग के लिए, कोई भी बात अगर निकलेगी तो बड़ी दूर तलक जाएगी। तो यहां पे डिपोजिटरी के लाइसेंस के लिए पहला स्टेप हुआ एप्लीकेशन देंगे। और ये एप्लीकेशन किनको देंगे? कोई चाकू वगैरह है तो मुझे ही मार दीजिए। क्या डिपोजिटरी का लाइसेंस में कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज कहीं आता है? उसमें भी नहीं आता है। हाँ, कंसर्न डिपोजिटरी के लिए जाता है। तो हम किनको देंगे? सेबी को एप्लीकेशन फी लगाएंगे और साथ में बायलॉज, बहुत डिटेल में बताया था, बायलॉज की कहानी भी दिया। सेबी ने उसे चेक किया। सेबी को अगर वो क्या लगा तो क्या दे देगा? हाँ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा। लेकिन ये अभी लाइसेंस नहीं है। और अगर गड़बड़ लगा तो, डिफेक्ट लगा तो रेक्टिफिकेशन का मौका देगी। कितना टाइम है मैक्सिमम? ठीक है, 30 डेज का टाइम है। दूर करके आपने एप्लीकेशन दे दिया तो दोबारा पैसे देने हैं एप्लीकेशन फी? नो, एप्लीकेशन फी देने की जरूरत दोबारा। अगर आप 30 डेज में नहीं आते हैं, बाद में आते हैं, तो आपका वेस्ट हो गया। क्या वेस्ट हो गया? एप्लीकेशन फी वेस्ट हो गया। चलिए, रजिस्ट्रेशन मिल गया। अगला प्रोसेस कितने दिन के भीतर फी देना है? वेरी गुड, 15 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन फी क्या करना है? हमें प्रोवाइड करना रहेगा। अगर रजिस्ट्रेशन फी 15 दिन में डिपॉजिट नहीं किया तो फिर पुनः उसको फिर से एप्लीकेशन मनी भी देना पड़ेगा और दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना बिजनेस शुरू कर देंगे। क्या बिजनेस है डिपॉजिटरी का? डिपॉजिटरी का बिजनेस क्या है? धंधा क्या है? रिवेन्यू का सोर्स क्या है? कंपनी का क्या बनना? कंपनी का डिपॉजिटरी बनना। इसके लिए कंपनी पैसे देंगे तभी उनके चीजों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखेंगे। और दूसरा, अपने भीतर क्या बनाना? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनाना। यही काम है। ठीक है, ये दोनों में से कोई काम नहीं कर सकते जब तक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ। अब आपको जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिला था वहां से कितना समय है? 1 साल का। 1 साल के भीतर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए अप्लाई करना है। यहां पे ही बात आती है कि 1 साल का समय इसीलिए दिया गया ताकि आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्या कर लीजिए, अच्छे से जो है वो मैनेज कर लीजिए। और तब वो आएगी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। उसमें कितना नेटवर्थ कम से कम देखेगी? 100 करोड़ का होना चाहिए। अब यहां पे ही जो चीज वो चेक कर रही है वो इतना शानदार है, जिसके कारण आज के डेट में जितने तरह का इलेक्ट्रॉनिक एस्पेक्ट या चीज डिस्कस करना रहता है वो हम क्या करते हैं? वो सारा का सारा चीज हम इन्हीं से जो है वो क्या करते हैं? ले लेते हैं। किन से? एनएसडीएल से जो है वो ले लेते हैं, या सीडीएसएल से। और वहां क्या क्या है आपका जो है वो देखा जाएगा कि सर्वर कहां कहां है, नेटवर्क सिस्टम कितना जो है वो अच्छा है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जैसी टेक्नोलॉजी जो है वो कैसी है, आपका जो है वो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग का कैसा सिस्टम, इंश्योरेंस वगैरह। तो देखिए, इंश्योरेंस तो आपने जो है वो डीपी और बाकी चीजों को लेकर के है, लेकिन इतना रोबस्ट आपका जो है वो सिस्टम बना हुआ है कि वो कहते हैं कि यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वर्क हम इनको देंगे, डेटा जो ये हैंडल करेंगे वो क्या रहेगा? हमारा सिक्योर। तो इसीलिए वो डिपोजिटरी वाला काम तो वहां कर ही रहे हैं।
साथ ही साथ जो है वो इनको गवर्नमेंट एजेंसी अलग अलग तरह का काम देती कि हमारे पैन का डेटाबेस रखो, टैन का डेटाबेस रखो, आधार से रिलेटेड चीज आप रख सकते हैं, वोटर आईडी से रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा ही तो रखना है और आपके पास वैसा सिस्टम है कि कोई वहां से जो है वो डेटा को जो है वो ब्रीच नहीं कर सकता। डेटा तो हम भी कहीं रख सकते हैं, पेन ड्राइव में भी रख सकते हैं, लगाइए सिस्टम में तुरंत ले लेगा। अभी अभी देखते हैं एक से एक तरह का फ्रॉड होता है। आपको पहचानते हैं मिश्रा जी को? अभी अभी जो है वो उनके साथ एक शानदार जो है वो बात हुई है, पता है? आप ही के क्लास के हैं। अब जो है वो झूठ मूठ का एसएमएस करके दिया गया कि आपके अकाउंट में जो है वो आपके पापा को मुझे पैसे देने थे, तो ये लीजिए 10,000 और 12,000 देने थे, तो 10,000 का भी आ गया मैसेज और 2,000 की जगह मैसेज आया 20,000। उन्होंने बोला कि गलती से मैंने जो है वो अब मुझे और 2 करने थे, मैंने कितना कर दिया 20, तो मुझे 18 आप क्या कर दीजिए, वापस कर दीजिए और इस नंबर पे वापस कर दीजिए। मैसेज बिल्कुल वैसा ही बना हुआ जैसा कहां रहता है, जैसा आपका बैंक से आता है। लेकिन जब वो अपना ये समझदारी दिखाया, उन्होंने अपना क्या कर लिया, तुरंत अपना अकाउंट चेक कर लिया, क्योंकि वो फोन भी कर रहे हैं ना कि हम आपके पापा के फ्रेंड है, और चेक किया तो सही में अकाउंट में तो कोई पैसे नहीं आए हैं। तो तब जो है वो पता चला कि ये सब क्या है, फ्रॉड करने का देखिए क्या है, इतने सारे जो है वो तरीके होते हैं। ये सारा का सारा जो है वो एस्पेक्ट है। अब मुझे लगता है जल्दी से जैसे ही ब्रेक होगा, पहले मैं भी अपने घर पे बता दूंगा कि भाई ऐसा ऐसा भी क्या होता है, फ्रॉड होता है। नहीं तो खुश हो जाएंगे, किसी ने मुझे 2 लाख रुपए दिए और देना कितना है 1 लाख, और खुश होकर के मुझे ही बताएंगे आपके जो पैसे आने थे ना वो आ गए, मैंने ले लिया। समझ रहे हैं ना, ले लिया का मतलब क्या होगा। खैर मेरे अकाउंट में तो ऐसा होगा नहीं, कितने रुपए हैं, लेकिन उनके अकाउंट में तो हो सकता है, क्योंकि मैं अपने खानदान में तो सिर्फ मैं ही गरीब हूं, आपको बताया ही, बाकी लोग तो अमीर हैं। तो चलिए अब इसके बाद क्या देंगे इनको, फोटोग्राफ्स देंगे। कौन सा वाला? नहीं, नॉर्मल वाला जिसमें दोनों कान क्या होने चाहिए, दिखने चाहिए। ये नॉर्मल फोटोग्राफ्स का मतलब सामने से लिया हुआ, इसीलिए लिखा रहता है कि दोनों जो है वो ईयर आपके दिखने चाहिए। ये मत कहिएगा जिसके हो ही एक, तो उस केस में कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये नहीं कि बस ऐसे वाला। हाँ खींचियो जरा, क्या दिखेगा यहाँ पे, पैन में जो है वो ये दिख रहा है, नहीं रहता है। आजकल बहुत सारा लोग स्टाइल में और फोकस में ये रहते, हमारे इनका है एकांश का, इनका चेहरा ही नहीं दिखता है, उन्होंने जो फोटो खिंचाया हुआ है और उसमें जो है वो लगा हुआ है, ऐसे करके फोटो खींच रहे हैं किसी चीज का, कैमरे का फोटो। पता चला कि पैन जो है वो इनका नहीं, SLR कैमरा का हो जाएगा कि ये जो है वो पैन नंबर एक SLR कैमरे का है। बहुत लोग फोन ऐसे करके भी मोबाइल सामने रख करके जो है वो करते हैं, तो वो पैन नंबर किसका बन के आएगा, और आइडेंटिफिकेशन जब दीजिएगा ना कहीं पे तो वो मैच करेगा। कहाँ है वो फोन, क्योंकि आपको तो फोन का अकाउंट ओपन करना है ना, तो आइडेंटिफिकेशन तो उसी का आ जाएगा। चलिए, पैन को लिंक करना जरूरी है किसके साथ, आधार के साथ। अगर आपने आधार के लिए अप्लाई नहीं किया, आधार नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, आप पैन लेने के लिए जाइए। उस समय आधार का जो फॉर्म आपने भरा है उसको इनरोलमेंट नंबर बोलते हैं, वो आप दे दीजिए। ऑटोमेटिकली जब आपका आधार बनेगा तो इस इनरोलमेंट नंबर के बेसिस पे टेक्नोलॉजी एक दूसरे से जुड़ी हुई, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। आप बार बार सुनते होंगे, देखते होंगे, गवर्नमेंट कह रही थी कि 31 मार्च इज लास्ट, बढ़ाते गए डेट को, और उन्होंने कहा कि आपको इतने दिन के भीतर क्या करना है, आपको जो है वो पैन और आधार को क्या कर लेना है, लिंक। नहीं तो उसके बाद बोला कि हम पैनल प्रोविजन रखेंगे इसके लिए। चलिए, हमने पैन ले लिया, अब फटाफट आ जाते, इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। टैन और टीसीएस, ये है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर और टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर। जब भी कोई भी जो है वो कंपनी किसी भी तरह का टैक्स किसी भी तरीके से डिडक्ट करेगी, या कोई भी बंदा किसी को पे करते वक्त पैसा डिडक्ट करेगा, तो उसके पास ये नंबर होना चाहिए। और गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी किया है कि चाहे आप किसी की सर्विस ले रहे हो या अपने एम्प्लॉयर को पे कर रहे हैं, आपको एडवांस में टैक्स डिडक्ट कर लेना है। ऐसा इसीलिए किया गया कि सामने वाला पर्सन अगर बाद में नहीं दे तो इसीलिए क्या करो, कुछ अमाउंट पहले से ले लो। ये नहीं कहती कि सारे ले लो, लेकिन उसका एक टर्म बता दिया, इस बेसिस पे करना। अगर आपने अपना LIC या आपने और अगर कोई जो है वो ATC, ATU या और कोई डिडक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल है, और अगर आपने उसका डिटेल अपने एम्प्लॉयर को नहीं दिया है, तो वो मान करके चलेगी कि आपको किसी भी तरह का टैक्स में क्या है, एग्जम्पशन
नहीं है, और वैसे केस में जितने भी पैसे वो आपको दे रहे हैं वो मानेंगे कि उन्हीं पैसे पे आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स, और आपके इंप्लॉयर उसी अकॉर्डिंग पहले से पैसे काट करके आपको सैलरी देंगे। 1 लाख की अगर सैलरी देनी है तो 1 लाख रुपए सैलरी नहीं देंगे, वो उसके ऊपर आपका टीडीएस क्या कर लेंगे। अब ये डिपेंड करता है, 5% काटते हैं, 10% काटते हैं, कितने अमाउंट का है, किस तरीके से, इस पर डिपेंड करता है। प्लस गवर्नमेंट कहीं कहीं इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है, एम्प्लॉयर कितना काटेगा इस पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। गवर्नमेंट कहती है कि आप उनसे डिटेल ले लीजिए, और डिटेल लेने के बाद अगर आपने देखा कि उन्होंने कुछ पैसे एलआईसी में डाले हुए, कुछ प्रोविडेंट फंड में डाले हुए, या वो पैसा कुछ जो है वो चैरिटी में दे देते, तो उन पैसे को माइनस करके जो अमाउंट होगा उस पर आप टैक्स काटिए। कोई भी डिटेल नहीं दिया तो क्या करेंगे, आपकी 20 लाख की कमाई है, 20 लाख के अकॉर्डिंग वो देख लेंगे कितना टैक्स लगता है, और उसी हिसाब से प्रो रेटा बेसिस पे हर महीने क्या करते रहेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो डिडक्ट करेंगे तो जमा करेंगे गवर्नमेंट के पास या नहीं, वरना ये एडवांस टैक्स क्या हुआ, तब तो अच्छा है एम्प्लॉयर ले लेंगे उनसे, उनका वर्किंग कैपिटल चलता रहेगा। पॉसिबल? बोला कि हाँ ऐसा नहीं करना है, आपको ये पैसे कहां जमा करना है, और वो जमा करने के लिए आइडेंटिफाई किया जा सके कि किसने जमा किया है, उसी पर्पस के लिए जरूरत है किसका, टैन, या इसी को क्या बोलते हैं, टीसीएस भी बोलते थे, जिसको बोलते हैं टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर या टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। जैसे जो है आपका जो है वो क्या है, पैन है, वैसे ही जो इनके लिए क्या है, टैन है। ये भी आपका 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, और इसके बारे में तो बात किया ही। एक बस यहां ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं भी कोई भी पर्सन है तो उनके लिए कुछ कुछ लिमिट जैसे दिया हुआ है, कि अगर किसी को जो है आप अमाउंट पे करते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह को जो कंस्ट्रक्शन में है, या आपने किसी से कंसल्टेंसी ली है, और अगर वो अमाउंट ज्यादा बड़ा है, जैसे 50 लाख रुपए से क्या है, अगर वो ज्यादा है, तो उस केस में कहा गया कि आप किस रेट से डिडक्ट कर सकते हैं, 5% से। अदरवाइज जैसे अगर हम लोगों को पे होगा और 50 लाख से वो कम दे रहे हैं तो 10% से कट करते हैं, ज्यादा से। लेकिन जब ज्यादा दे रहे होते तो उस खर्च में वो मानते हैं कि इसमें और भी खर्च इन्वॉल्व रहेगा, तो इसीलिए इतने ज्यादा नहीं करके कितने परसेंट से आप डिडक्ट कीजिए, 5% के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊं इंप्लॉयर कितने से करेगा, कहीं नहीं दिया हुआ है। तो इंप्लॉयर के लिए क्या तरीका है, इंप्लॉय से डिक्लेरेशन ले ले कि भाई कितना जो है वो आप एटीसी एटीयू वगैरह का क्या डिडक्शन आपके पास है, वो बता देता है कि मैं इस स्लैब में फॉल करता हूं और ये चीज है, तो वो माइनस कर देगा। 10 लाख रुपए में से वो 2 लाख माइनस कर दिया, 8 लाख उसका इनकम होगा, और 8 लाख के बेसिस पे जो टैक्स बनता है उसे वो 12 महीनों में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। आपने दिया ही नहीं कि आप कहीं पैसे क्या करते हैं, सेविंग भी कर रहे हैं, या कोई जो है वो ऐसे जगह जमा कर रहे हैं जिसको इनकम टैक्स का क्या मिला हुआ है, एग्जम्पशन, तो पूरे 10 लाख का जो टैक्स बनता है उसको वो 12 मंथ्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके उस पर क्या लगा देते हैं। अगर वो उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ऐसे केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये पैसे की वसूली किससे करती है, कंपनी से करती है। कल कोई एम्प्लॉयर ने अगर पेमेंट नहीं किया तो, क्योंकि आप तो बताएंगे सारा ट्रांजैक्शन आपका जो है वो क्या है, पैन बेस्ड है, आपको तो बताना पड़ेगा कि कितना आपने सैलरी दिया है, फिर बाइफर्केशन करके बताना पड़ता है। जब आप अपना बैलेंस शीट पीएनएल जमा करेंगे तो आप अपना एक्सपेंस बताएंगे ना, अपने एक्सपेंस में आप बता रहे इतना सैलरी दिया, तो आपसे वो पूछेंगे ना इतना सैलरी दिया तो इस पे क्या आपने टैक्स डिडक्ट किया, नहीं किया तो मुक्के खा। तो अगर आपने जो है, क्योंकि एडवांस टैक्स का यही कॉन्सेप्ट है, वरना गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आएगा, और कैसे जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट तरह का जो है वो काम चलेगा। कहते वक्त या बाकी चीजों के इसमें गुस्सा हमें बड़ा आता है कि गड्ढे हैं, वहां है, वो है, मानता हूं मैं, लेकिन उसके अलावा भी आप देखिए कि अगर आप इस क्लास में यहाँ पे बैठे हैं और क्लास ले रहे हैं और निश्चिंत होकर के जो है क्लास खत्म होने के बाद निकलेंगे और रोड पे जाएंगे, आपके मन में ये डर नहीं है कि कहीं कोई तालिबान मिलेगा और गर्दन काट देगा। अगर ऐसा नहीं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो वही चीज है जो किसी न किसी टैक्स के पैसे से पुलिस को पैसे जा रहे हैं, या और जो आर्म फोर्सेस हैं उनको जो भी पैसे जा रहे हैं, आपको पानी, जो भी चीज है, बिजली या और जो भी सुविधाएं मिल रही है वो सारा कुछ है। मेट्रो में जरूर आप किराया देते हैं, लेकिन सिर्फ उतने किराए से मेट्रो नहीं बन गया होगा, अभी उनको सारे किराए जो मिले उससे उनका अभी तक खर्च भी नहीं निकला है। लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ क्या है, आने वाले दिनों में इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन तत्काल लगाते वक्त हमारे पास यही पैसे होते हैं। आज के डेट में आप जो कहते हैं कि चाइना है, पाकिस्तान है, या कोई भी और है, कि कहीं भी बॉर्डर पे जो है वो पहले जैसा जो है वो कहिए इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ या डराने धमकाने जैसा काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपके ही वो टैक्स के पैसे हैं जिस पैसे का इस्तेमाल करके जो अलग अलग तरह के वेपन खरीदे जा रहे हैं। चंद्रयान हमारा जो है वो सक्सेसफुली, बहुत कम डिस्टेंस बचा हुआ है,
एवरीबॉडी इज कीपिंग देयर फिंगर क्रॉस कि भाई सही तरीके से हो जाए, क्योंकि कल जैसे रसा का हो गया उसके बाद से और थोड़ा सा जो है वो डर बना हुआ है कि रसा डेवलप्ड कंट्री, उन्होंने हमें बड़े सारे चीजों में मदद की है टेक्नोलॉजी वगैरह में, लेकिन कहते हैं ना कि गुरु रह गया, चेला चीनी बन गया। तो यही हाल है कि रसा ने ही जो है वो क्या किया, रसा ने ही हमें चीजों को दिया। और अगर हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो बिल्कुल ये कहावत क्या हो जाएगा, चरितार्थ हो जाएगा कि उन लोगों से ही टेक्नोलॉजी वगैरह सीखा, लेकिन उस पर और क्या किया हमने, चीजों को रिफाइन किया और उसके बाद जो है वो हमने चीजों को बनाया। देखते, क्योंकि पिछले बार भी जो है वो विक्रम लैंडर ही था। खैर पिछले बार तो हम इतने आगे तक नहीं बढ़ पाए थे, कुछ गलती थी, लेकिन देखिए गलती को हमने कैसे सीखा है, स्पीड ज्यादा कम करना। और अब जो है वो हम लोग अंतिम 25 किलोमीटर वाले दायरे में, और ये सबसे क्रूशियल माना जाता है क्योंकि यहां पे ही लैंड करते वक्त ही और अंतिम जो है वो ऑर्बिट में जाते वक्त ही क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इतना ज्यादा चेंजेज होता है। अंदाजा लगाइए 1200 से लेकर के 2000 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है। 2000 का मतलब 2 किलोमीटर हो गया एक सेकेंड में। हमने बोला तब तक 2 किलोमीटर वो है, शायद पूरा भी नहीं कर पाएंगे। एक सेकेंड में 2 किलोमीटर पहुंच जा रहा है। और ये स्पीड कब है, जब अभी कम कर लिया गया है। तो जरा सोचिए किस स्पीड के साथ गया होगा, तभी तो इतने दिन लगते हैं उस स्पीड से जा रहे हैं, तो उसको कम करना कितना मुश्किल काम। और उसमें भी वहां पे एटमॉस्फेयर हमारे तरह का एटमॉस्फेयर नहीं, बहुत हल्का है एटमॉस्फेयर, और हल्के एटमॉस्फेयर में बाहर का थ्रस्ट नहीं लगता है। जो भी होगा मशीन ही क्या करेगा, सारा चीज इंपार्ट करेगा। कहने का मतलब बस इतना ही है कि यहाँ पे जो भी जो है वो टैक्स वगैरह कहते हैं, जो ज्यादा अमाउंट है उस केस में उन्होंने क्या बोला कि आप 50 लाख या उससे ज्यादा का है तो 5%, छोटे अमाउंट पे कितना का लीजिए टीडीएस सर्विस वालों से 10% का। एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय के लिए सैलरी होल्डर के केस में बोला गया कि अगर डिटेल और डिस्क्लोजर देते हैं तो उन चीजों को माइनस करके जो है वो टीडीएस एडवांस टैक्स में लीजिए, और नहीं तो क्या कीजिए, पूरे पैसे पे लीजिए। और आपसे जो वो पैसे आपके जमा कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं, क्वार्टर खत्म होगा 26 AS में, सब आपको सर बताएंगे, दिखलाया भी जाएगा आपको 26 AS क्या होता है। जब आप इनकम टैक्स में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे कि आप लॉग इन करके अपने 26 AS में देख सकते हैं जितने लोगों ने जैसे मुझे पैसे दिए हैं, उन्होंने मेरा जितना भी टीडीएस काटा है वो सब जो टीडीएस काटे होंगे वो सब उनके पैन नंबर से कटा होगा और मेरे पैन नंबर पे चढ़ेगा। ध्यान से, उनके पैन नंबर से जो है वो कटेगा और मेरे पैन नंबर पे उसको क्या किया जाएगा, प्लेस किया जाएगा, उसमें एंट्री की जाएगी। और तभी वो इनकम टैक्स के साइट पे जाकर के जब मैं लॉगिन करूंगा अपने पैन के साथ, तो वहां पे 26 AS नाम के फॉर्म में जब मैं जाऊंगा तो दिखेगा कि इस एम्प्लॉयर ने मुझे ये पैसे दिए, इतने पैसे दिए और इस पे इतना पैसा क्या काटा है, टीडीएस का जो है वो काटा है। ताकि जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने लगूंगा तो पूरे साल जो मैंने कमाया है उस कमाए हुए पैसे को एक तरफ, मेरा जो एक्सपेंस हो रहा है अगर मैं पीजीबीपी में हूं तो वो एक तरफ, जो बच गया उसके बाद टैक्स की लायबिलिटी कब कैलकुलेट की जाएगी। और अगर वो लायबिलिटी मान लीजिए 2 लाख रुपए की आएगी और देखा जा रहा है कि पहले से जो है वो टीडीएस के रूप में मेरा जो है वो पैसा जो है 1,60,000 डिडक्ट किया हुआ है, तो और मुझे कितना देना रहेगा, 40,000 देना रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरा 2,30,000 काट लिया गया है, पॉसिबल, क्योंकि वो तो हर अमाउंट पे 10% काट ले रहे हैं और मेरा कुछ पैसा जो रहेगा वो तो टैक्स से एग्जम्प्टेड है, पहले 2.5 लाख खत्म होंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करके रहेगा। तो इस केस में अगर 2 लाख की लायबिलिटी बनती और डिडक्ट 2,30,000 था, तो मैं आईटीआर फाइल करूंगा, सब कुछ करूंगा और वहां पे लिखूंगा भी टैक्स लायबिलिटी 2 लाख और टैक्स डिपोजिटेड 2,30,000। नीचे रहेगा पे करना नहीं रहेगा, रिफंड कितने का, और ये 6% इंटरेस्ट के साथ आपको वापस कर दिया जाता है जितना भी डिले इसमें होगा आपके फाइल करने के बाद। जिस दिन आपने फाइल कर दिया उस दिन से 6% का उस पर क्या मिलना शुरू हो जाता है, 6% का इंटरेस्ट आपको गवर्नमेंट भी देती, क्योंकि आपने पैसा क्या किया था, एक्स्ट्रा आपके डिपॉजिट हो गए थे ना, वरना ये पैसा तो आपके पास होता। चलिए, ये है कहानी किसकी, टैन की। अब कह रहे हैं कि टैन का रेलिवेंस क्या है, तो टैन का रेलिवेंस हुआ चालान, टीडीएस सर्टिफिकेट, कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स या टीडीएस स्टेटमेंट, ये सारा कुछ जो कंपनी जो है वो अपना ट्रांजैक्शन अगर कर रही तो उन सारे जगहों पे क्या मेंशन करेगी, टैन मेंशन करेगी। टैन लेने के फिर 2 तरीके, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। याद रखिएगा, फिर मत कंफ्यूज होइएगा, मुश्किल से 6 से 7 लाइन फिर किस में करके रखना रहेगा,
टैन में हर जगह हर लाइन की जरूरत नहीं है, खास करके इन चीजों में जहां जरूरत है वहां तो मैं आपको बोलता हूं एक एक जगह पे। जैसे अभी डिपोजिटरी का पूछा, ये सब कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। ये टैन पैन जो हो गया, जब तक सीएस कर एग्जाम दे रहे हैं ना तब तक वाला ही है, उसके बाद आप टैन और पैन थोड़ा ना करते रहेंगे। हाँ, टैन नंबर होना चाहिए, टैन नंबर होना चाहिए, बस इतने पे ही सेवा समाप्त। लेकिन कल जब काम कर रहे होंगे तो डिपोजिटरी, आईपीओ का प्रोसेस, इन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे 7-8 लाइन जमा करके रखेंगे और फटाक से आगे बढ़ जाएंगे। ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी। और यही मुझे देखना है कि आप कितना ब्यूटीफुली कलेक्ट करते हैं। क्या चीज? ये जो 10 लाइन सीधा जो है मेरा ही नोट्स उठाया और शुरू के जो है वो इतने स्लाइड गुजरे, इसमें से 7 लाइन 8 लाइन तो बहुत आसान है, नहीं है, उतारते गए, वो नहीं होना चाहिए। सारे चीज में से हर जगह से चीजों को क्या कीजिए, उठाइए। जाते हैं खाना खाने के लिए जहां बफे सिस्टम रहता है, जैसे ही वहां जाते नान दिख गया, वहीं पे आलती पालती मारा, नान लेकर के चिरे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तब तक खा रहे हैं जब तक पूरा पेट ना भर जाए, या क्या करते हैं, प्लेट में रख करके आगे बढ़ते हैं या नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर जो है वो आगे गए, वहां पे एक सब्जी लिया, एक सब्जी पनीर का लिया, फिर आगे गए तो कोफ्ता भी दिख रहा है, अच्छा चाप भी उधर से दिख रहा है, सावन, इसलिए अभी ये सभी नाम लूंगा, बाकी नाम नहीं लूंगा। तो अब जो है 30 को खत्म होने वाला है ना, ठीक है, इंतजार है। अब जो है वो हर जगह जा करके आप थोड़ा थोड़ा चीज लेते गए, फिर अगर स्वीट्स दिख रहा है तो वो भी ले रहे हैं। तो जब खाते वक्त सारे डिश टेस्ट करते हैं, तो एग्जाम में जब लिखना रहे तो हमें हर एरिया से उठाना है या नहीं, तो अप्लाई करते वक्त का भी दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन वाली भी बात भी, किस केस में जरूरी है वो भी दीजिए, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। और उसके बाद बात ये आती है कि आपको लिखना आ रहा है या नहीं। पहले प्रोसेस तो नहीं लिख दिया, पहला चीज लिख रहे हैं, पहला लाइन, पैन कैन बी अप्लाइड ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। सब लिखने के बाद लास्ट में लिख रहे हैं पैन इज अ 10 डिजिट्स अल्फा न्यूमेरिक नंबर। ये तो वही बात हुआ कि पहले जो है वो सब मिठाई उठाई सब कुछ खा लिए, सब्जी उब्जी सब खा लिए, लास्ट में आकर के नान लेकर के, कुछ ऐसा ही बात हुआ, पेट में तो जाना ही है, सब कुछ है। तो ठीक वैसे ही यहां पे ऐसे मत कीजिएगा। जो मैंने 7-8 बोला है, मत चबाइए पेन को। 7-8 खाने का नाम बोला, इसको तो पेन थोड़ा ना खाने बोला, कुछ नहीं अगल बगल दिखा, पेन पे ही हमला हो गया। तो यहां आप क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में पहले है क्या, किस केस में कंपलसरी है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, और क्या प्रोसेस है, यही बेसिकली। अब 4 सेगमेंट तो मैंने ही बांट दिए हैं, एक आध सेगमेंट और भी है, उन सब से क्या लेने, 2-2 पॉइंट ही तो लेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 8 पॉइंट हो जाएंगे, 10 पॉइंट्स। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पे एक और बात ध्यान से समझिए। अच्छा, ऑफलाइन कौन सा फॉर्म जा रहा है, पैन का कौन सा गया था, फॉरेन सिटीजन के लिए, ठीक है, गुड। अब यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन लीजिए या ऑफलाइन लीजिए। एक और बात का ध्यान रखिए, याद है आपको स्पाइस फॉर्म के जरिए मैंने इनकॉर्पोरेशन सिखाया था, आपने तो बहुत डिटेल में सीखा था, लेकिन मैंने भी बहुत कुछ बताया था इसमें स्पाइस के बारे में। स्पाइस फॉर्म जब हम लोग फिल कर रहे थे तो याद कीजिए उसमें 4-5 चीज हमने बोला था कि इसीलिए 11 एस्पेक्ट का एक साथ होता है, जिसमें से एक हमारा ये पैन टैन है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो आता है उसी पे छपा हुआ रहता है आपका पैन भी। और तो अगर आपने अलग से नहीं लिया हुआ है और आप कंपनी को क्या करने जा रहे हैं, इनकॉर्पोरेट, तो इसी समय हाथों हाथ पैन भी ले लीजिए कंपनी का, और क्या ले लीजिए, और अलग से आपको 49B भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। किस फॉर्म के जरिए आपका काम हो जाएगा, स्पाइस प्लस के जरिए ही आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो स्पाइस प्लस के जरिए ही जो है आप अप्लाई कर देंगे। और फिर देखिए मिल किसके थ्रू रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही दे रहा है, लेकिन इसके सारे डेटाबेस कौन मेंटेन कर रहे हैं, NSDL। रीजन आपको समझ में आ रहा है, इतना इनका सॉलिड डेटाबेस सिस्टम है, सिक्योरिटी है, बड़े सारे, और ये पे करती है, ये नहीं है कि सब जो है वो मुफ्त में। अरे भाई, NSDL बनाई है अपने बिजनेस के लिए। आप जो जानते थे, जब आपको डिपोजिटरी सिर्फ पढ़ा रहा था, आपको बोला भी था कि इतना ही नहीं है, और भी बहुत काम करते हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग बात करेंगे। वही शुभ दिन आ गए हैं, ऐसे ही कर करके इनका जरूरत आपको दिखता जाएगा। जनरल लाइफ में वोटर आईडी कार्ड से लेकर के आधार से लेकर के इधर टैन पैन तक की चीजों को क्या कर रहे हैं, मेंटेन। इसका मतलब CDSL कुछ नहीं कर रहा है, CDSL भी बहुत सारे चीज कर रहे हैं, लेकिन यहां पे जो है वो कौन कर रहे हैं, NSDL कर रहे हैं।
डॉक्यूमेंट कौन कौन सा सबमिट करना है, कहा कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। किस चीज के लिए? अलग से कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी आपका एप्लीकेशन बस जो होना चाहिए वो प्रॉपरली क्या रहेगा? ऑनलाइन डिजिटली साइंड होना चाहिए। जब आप एप्लीकेशन ऑनलाइन देते हैं तो आपको जो है एक नंबर मिलता है, जिसको जो है वो आप जो है वो टैन एप्लीकेशन के लिए जब देते हैं तो ये एक आपका एक्नॉलेजेड नंबर है, या उसको एसआरएन भी बोल देते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। ये 14 डिजिट का एक यूनिक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाता है। इसका मतलब बस ये हुआ कि आप ट्रैक करने के लिए जाएंगे तो और कुछ डिटेल नहीं भरना है, बस इस नंबर को देख करके आप पता कर सकते हैं कि स्टेटस क्या है। बड़ा सिंपल सा बात है। आधार में भी आप इनरोलमेंट करते हैं, देखते हैं आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिलता है, उसके बेसिस पे मोबाइल से या कहीं से जाइए, वो नंबर प्लेस कीजिए, आ जाता है कि प्रोसेस हो गया है, कार्ड बन गया है, अब आपको डिस्पैच किया जा रहा है, या ऑलरेडी जो है वो डिस्पैच कर दिया गया है। तो यही आप स्टेटस यहाँ पे क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। लेकिन ये चेक आप कितने दिन बाद कर सकते हैं? 3 दिन के बाद, क्योंकि 3 दिन में सारा कुछ डेटाबेस में फिल हो जाता है और स्टेटस दिखलाना वो शुरू कर देता है। ये किसके बारे में था? आइए अब जरा बात करते हैं किसके बारे में? जीएसटी। थोड़ा सा इसमें मैं ज्यादा बोलूंगा, रीजन ये है अभी आप जीएसटी नहीं पढ़े हैं तो इसीलिए थोड़ा सा बताना रहेगा इसमें, ताकि चीजों को समझ सके। लेकिन फिर जहां पे मैं इग्नोर करूंगा या जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उस चीज को आपको इस सब्जेक्ट में जो है वो कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि बहुत बड़ा है जीएसटी। जैसे अभी आप देखिए, मैंने डिपोजिटरी की बात की क्योंकि एनएसडीएल आया, तो क्या डिपोजिटरी बनाना नहीं सिखाया था? मैं नहीं बताया था, लेकिन किस सब्जेक्ट में? तो जो बच्चे मान लीजिए कि सीएमएसएल अभी नहीं पढ़ रहे, उनको तो लग रहा होगा ये क्या बात है, वो कुछ भी कर लेंगे तो क्या अभी जान पाएंगे कि कैसे वो बनेगा? और वहां पे हमने हर्षद मेहता से लेकर के कितना कहानी पढ़ा, तब क्यों आया डिपोजिटरी, इसके पीछे डिपोजिटरी एक्ट है। ठीक वैसे ही जीएसटी अपने आप में महाग्रंथ है। तो ये बेसिकली है क्या, इसकी कहानी सुन लीजिए और तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 2 एस्पेक्ट इसमें, गुड्स भी और क्या है, सर्विस भी। हमारे देश में बहुत पहले से ही जो है वो एक कल्चर है, और वो कल्चर है कि हम जो है गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को चलाने के लिए, गवर्नमेंट जो है वो देश को चला सके, इसके लिए उन्हें पैसे की जरूरत है। ये पैसे वो 2 तरीके से लाते हैं, एक वो खुद बिजनेस करते हैं, और दूसरा जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, उनसे जो है वो कुछ पैसे लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक गवर्नमेंट खुद बिजनेस करते हैं, और दूसरा जो भी बिजनेस हमारे देश में हो रहा है, जो भी लोग जो है वो कमाई कर रहे हैं, उनसे कुछ पैसे लेते हैं। यही जो है वो गवर्नमेंट के चलने का तरीका। और गवर्नमेंट के पास कोई सोर्स, 2 सोर्स, एक खुद का बिजनेस और दूसरा जो लोग कमा रहे हैं उनसे सर्टेन अमाउंट क्या करना, लेना। यही उनके पास जरिया है। खुद का बिजनेस का मतलब है ओएनजीसी, गवर्नमेंट की कंपनी है, तो गवर्नमेंट खुद बिजनेस कर रही है और उससे उनकी क्या हो रही है, कमाई हो रही है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, फिर आपका जो है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऐसे एन नंबर ऑफ क्या है आपके जो है वो सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, डीआरडीओ, ये एनटीपीसी, या ये सब जो है वो जितने भी आप ये नाम देखते, जहां भी गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या किसी भी तरह से इनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिलकर के कितना परसेंट हो जाए, मिनिमम 51% हो जाए, वो कंपनी कौन सी कंपनी कहलाती है? और उस गवर्नमेंट कंपनी का लॉस भी गवर्नमेंट का और प्रॉफिट भी। और गवर्नमेंट के सबसे खराब हालत होने के पीछे रीजन ही यही है। कहा कि हमें पैसे चाहिए, गवर्नमेंट बोली पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू किया, बिजनेस करना शुरू किया, और पता चला वो बिजनेस में ही लॉस हो रहा है। तो जो पैसे इधर टैक्स के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी से उसकी भी क्या हो रही है, भरपाई हो रही है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन कितना तेज हो गया है। प्राइवेटाइजेशन तेज होने का मतलब है, मैं जब अभी आईडीआरए में पढ़ूंगा तो थोड़ा सा आपको बताऊंगा भी कि प्राइवेटाइजेशन तेज होने का मतलब है कि गवर्नमेंट कह रही कि जो जो हमारी चीज थी, हमारे जगह थे, उन जगहों पे भी हम दूसरे को क्या दे रहे हैं, एंट्री दे रहे हैं कि वो लोग वहां पे आए और आ करके जो है वो बिजनेस करें, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के कारण है, और वो सिर्फ कहिए तो दिमागी स्किल का। यकीन मानिए, अगर यही मैं आपको पढ़ा रहा हूं और ये जो पढ़ाने का काम अभी आप कर रहे हैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हो रहा है, यही अगर जो है एक कॉलेज होता,
तो आपको जो है वो इंथुजियाज्म नहीं दिख रहा होता। यहाँ पे जो भी लोग आएंगे, मैं आऊं चाहे कोई भी आए, उसको इतने ही इंथुजियाज्म से पूरे मेहनत के साथ पढ़ाना पड़ेगा, रिजल्ट क्योंकि उनको चाहिए रहेगा। लेकिन यही आप कॉलेज में जाते होंगे, अपने टीचर को भी देखते होंगे, वो भी कुछ पढ़ाते होंगे, जी चाहता होगा कि जो है वो लुटा दे इनके ऊपर, जो है वो आज फेंक के जाए इनके ऊपर, क्योंकि आप उस चीज को कॉरिलेट करने लगते हैं। अगर आप कहीं और पढ़ रहे होते हैं तो और आप उसको कॉरिलेट करने लगते हैं कि ऐसे भी पढ़ाया जाता है और ये तो लग रहा है बेहोश हो जाएंगे। एक वो होते हैं जो हमें बेहोश कर देते हैं, और एक ये है कि इनको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है कि 10 मिनट पढ़ा दो, और 10 ही मिनट में लगता है कि पता नहीं क्या इनमें एनर्जी है कि 10 ही मिनट में लगता है अब मर जाएंगे। तो ये बेसिकली यही थोड़ा सा अंतर है। आप देखिए प्राइवेट स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, घटिया से घटिया प्राइवेट स्कूल आप चले जाइए और अच्छा से अच्छा गवर्नमेंट स्कूल चले जाइए। छोटे बच्चे के पढ़ाई से लेकर के आप कहां तक चले जाइए, बड़े तक के पढ़ाई को लेकर के। रीजन बस यही है कि जिनको फिक्स मिल रहा है, डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यहां पे मैं कोई सैलरी पे नहीं, जितने भी बच्चे हैं, जितना ज्यादा जो है वो अच्छा रिजल्ट, और जितने बच्चे होंगे, मेरा डायरेक्टली जो है मॉनेटरी बेनिफिट इन्वॉल्व होगा या नहीं, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है। और यही वजह है कि मैक्सिमम जगह पे चीजों को प्राइवेट कर दिया, अगर बोला गया कि आप आइए, गवर्नमेंट कह रही है, उसको बोलते पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ट्रिपल पी, पीपीपी। आप आइए, आप हमारे साथ मिलकर के कीजिए, जो पैसा आएगा आधा आधा बांटेंगे, गवर्नमेंट का आपको सपोर्ट मिलेगा, दिमाग आपका रहेगा, मैनेजमेंट आपका रहेगा। तो यहां पे इसी चीज के कारण गवर्नमेंट के पास दो जरिया, एक खुद का बिजनेस, दूसरा टैक्स कलेक्ट करना। टैक्स जो कलेक्ट करते हैं वो दो तरह का टैक्स है। एक टैक्स वो बोलते हैं, उसको वो डायरेक्ट बोलते हैं, और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब ये पैसा हो गया कि जो डायरेक्टली हमारे और आपके कमाए हुए पैसे से आपसे क्या करेंगे, लेंगे, वो क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स। और कहते दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट है। कहा क्यों इनडायरेक्ट बोलते हो, कहा कि यह आपसे नहीं लेंगे, लेकिन आप तक जो चीज पहुंच रहा है उसमें वो टैक्स शामिल है। कहा कि हमसे नहीं लेंगे, हम तक जो सामान पहुंचा रहा है उसमें ये शामिल है। इसका मतलब, कहा कि आप अगर किसी चीज का 10 रुपया देते हैं तो आपके जेब से 10 रुपया गया, लेकिन अगर आप जो चीज दे रहे हैं उसके उसी चीज के लिए 11 रुपया दे रहे तो अब जेब से कितना गया, 11 रुपया। कह रहे हैं कि 10 रुपया सामान की कीमत है और 1 रुपया जो है हमने उस सामान पे टैक्स लगा दिया, तो इसका मतलब हमारे जेब से तो 11 ही गया। अब हमने जो अपना कमाया है, मान लीजिए 5 लाख रुपए साल का, उस 5 लाख रुपए पे तो हम डायरेक्ट टैक्स देंगे, जिसको इनकम टैक्स बोलते हैं। लेकिन उस कमाए हुए पैसे से हमने कुछ सामान खरीदा है, और उस सामान पे ऑलरेडी हम कुछ टैक्स क्या कर चुके हैं, दे चुके हैं। 2 लाख का हमने सामान खरीदा, उस 2 लाख के सामान पे हो सकता है हमने शायद 10,000 रुपया क्या किया होगा, क्योंकि सामान पे एंड यूजर से पैसे की वसूली हो रही है। सामान बनाने वाला अगर मैं हूं, मैंने ये सामान बनाया और मैंने बना करके स्नेहा को बेच दिया, मैंने बनाया, मुझे जो इस पे प्रॉफिट मिलेगा उस पे मैं इनकम टैक्स दूंगा। लेकिन ये जो सामान मैंने बनाया, उस सामान पे जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ उस पे जो है मैं टैक्स इनसे ले रहा हूं। कहा इनसे का मतलब, बोला इनसे का मतलब जो भी इसको क्या करेगा, एंड यूजर इसको यूज करेगा। लेकिन वो पैसे अपने पास नहीं रख रहा हूं, वो पैसे किनको दे रहा हूं, गवर्नमेंट को। लेकिन कलेक्ट कौन करेगा, मेरा काम है कलेक्ट करना। अगर मैंने कलेक्ट नहीं किया तो वो पैसे क्या किए जाएंगे, मुझसे लिए जाएंगे। ठीक वैसे ही मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं, आप मेरे पास आए और बोले कि सर कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है या पब्लिक इशू लाना है, मुझे कंसल्टेंसी दीजिए। मैंने बोला ठीक है, मंजूर है, 1 लाख रुपया लूंगा कंसल्टेंसी का। आपने कहा ठीक है सर। फिर मैंने कहा कि इस कंसल्टेंसी पे 1 लाख लूंगा, प्लस उस पे टैक्स भी लगेगा। अब ये जो टैक्स मैं ले रहा हूं, मान लीजिए वो सम अमाउंट, मान लीजिए 18% मैंने लिया, तो 1 लाख रुपया लिया और साथ में 18,000 और लिया। आपको अपने पॉकेट से कितना देना पड़ा, आपके ऊपर तो खर्चा 1,18,000 का, मैंने अपना 1 लाख रखा, मुझे भी नहीं मिला वो 18,000, लेकिन वो 18,000 रुपया मुझे कहां जमा करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। यही कहलाया इनडायरेक्ट टैक्स। यानी ये डायरेक्टली आपसे नहीं लिए जा रहा है, ये आप जो सर्विसेज और आप जो सामान का इस्तेमाल करते हैं उसमें वो क्या है, छुपा हुआ है। और उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। पहले क्या था कि इनडायरेक्ट टैक्स लेने के जो है वो अलग अलग जरिए थे, जिसमें एक आता है सामान और एक आता है सर्विस। उन्होंने क्या किया कि अब इसको मिला करके एक में कर दिया। और पहले क्या होता था, ये पूरा जीएसटी में एक साथ बता रहा हूं ताकि एक एक जगह से आपको दिक्कत ना हो। और कहा कि अगर हम जो है वो इन चीजों को एक साथ नहीं करेंगे तो पहले ना कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि एक सामान, मान लीजिए ये बनना है,
ध्यान से समझिएगा, ये सामान बनना है। ये सामान जब बनना है तो पहले प्लास्टिक का इस्तेमाल होगा। तो प्लास्टिक जब खरीदा गया तो जो भी प्लास्टिक बेचेगा, याद कीजिए मैंने क्या बोला, हर एक बंदा जो सामान बेच रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस को बेचना नहीं बोलते, इसीलिए मैं बोल रहा हूं प्रोवाइड करना, बात तो एक ही है, सर्विस भी बेचना या प्रोवाइड करना। तो जो भी सामान कोई प्रोवाइड कर, सामान जो है वो बना रहा है या सर्विसेज क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तो बोला गया कि जो भी सामान वो बना रहा हो, जो भी सर्विस वो दे रहा हो, जैसे ही वो आगे पास ऑन होगा, जिसको वो दे रहा है उससे क्या करेगा, उससे टैक्स जो है वो लेगा और लेकर के कहां जमा करेगा। तो देखिए मैंने जो है वो प्लास्टिक जो है वो पहले जो है वो सप्लाई किया। अगर मान लीजिए मैंने प्लास्टिक सप्लाई किया और मैंने प्लास्टिक जो है वो दे दिया सिया को, सिया ने जो है वो प्लास्टिक का ये स्ट्रक्चर बनाया, बस ये इतना ही काम करते हैं। तो बताइए मैंने जो है वो प्लास्टिक पे इनसे टैक्स लिया ना, मैंने इनको 1 लाख का जो प्लास्टिक दिया, तो मैंने मान लीजिए कि इनसे जो है वो 10,000 रुपया ले लिया, 1 लाख का चीज दिया और मैंने जो है वो 10,000 इनसे क्या कर लिया, ले लिया। अब ये जो कवर है, ये कवर कुछ नहीं करते हैं, इस कवर के बीच में ये क्या करते हैं, सही स्ट्रक्चर जो है वो काट देते हैं कि यहां बैटरी लगना रहेगा और यहां पे ये जो है वो दाने 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 करके क्या लगने रहेंगे, बटन लगने रहेंगे। बस इन्होंने ये किया, ये बना करके इन्होंने आगे दे दिया स्नेहा को, पहुंच गया स्नेहा के पास। जब ये स्नेहा को देने लगेंगे तो फिर अगर इन्होंने इनको 1 लाख का ऐसा माल दिया तो फिर इनसे क्या ले रहे हैं, 10,000 रुपया इन्होंने टैक्स लेकर के फिर गवर्नमेंट को दे दिया। अब जो है वो स्नेहा ने क्या किया, इस पे जो है वो बटन वगैरह जो है वो क्या कर दिया, लगा दिया, और बटन लगाने के बाद प्रीति दिया, प्रीति, तो इन्होंने जो है वो क्या कर दिया, प्रीति को जो है वो दे दिया। अब जब प्रीति को दिया तो फिर इन्होंने इस पे क्या ले लिया, जितना भी टैक्स ले लिया, और ऐसे करके जो है अब ये जो है वो रिमोट बना और ये रिमोट फाइनली जो है वो पहुंचा एंड यूजर के पास, मुस्कान के पास। मुस्कुराते हुए इन्होंने रिमोट तो खरीदा, लेकिन जब रिमोट खरीदा तो इस पे जो है वो इन्होंने फिर क्या लिए, टैक्स ले। मुझे एक चीज बताइए, ये 4 बार ये टैक्स से गुजरा या नहीं गुजरा? दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या कहलाता है? कैस्केडिंग इफेक्ट। अब क्या किया गया है कि ये पुनरावृत्ति, मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लिसिटी या कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा, ना गुड्स के केस में ना किसके केस में, सर्विस के केस में। क्या सर्विस का एग्जांपल आप समझ पा रहे हैं? इसमें सर्विस का एग्जांपल हुआ कि मान लीजिए कि स्नेहा के पास जो है वो कोई जो है वो क्लाइंट आए और उन्होंने बोला कि मुझे जो है वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है। इन्होंने जो है वो उनको जो है बोला कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का काम दिया, लेकिन आगे जब उन्होंने बोला कि पब्लिक इशू करना है तो ये नहीं दे पाएंगे, अब कोई दूसरा आदमी देगा। इन्होंने अपने काम के ले लिए, सामने वाला बंदा वो जो बंदा किसी और के पास जाएगा तो वो उसे पब्लिक इशू वाले का लेगा, ऐसे ही करते हुए फेमा का रहेगा तो उससे लेगा, तब जाकर के उसका काम होगा। तो वो 3 काम के लिए उसके 3 तरह के क्या हो गए, उनके जो है वो टैक्सेस उनको देने पड़े, पैसे देने पड़े, पैसे नहीं बल्कि उस पे क्या देना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है। तो कहा इसी कैस्केडिंग इफेक्ट को क्या करना है, खत्म करना है। और उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी भी तरह का किसी से टैक्स ले रहा है, ये जो 10 का टैक्स लिया गया है, कहा गया कि ये यहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। क्यों? ताकि अगर यहां तक सामान पहुंचेगा, मुझे एक ही बताइए, अगर इसको बनाने में पर हेड अगर मान लीजिए बनाने का खर्चा अगर आता है 100 रुपया और टैक्स के कारण जो है वो एक बार 1 रुपया, एक बार 1, तो 4 रुपया तो आपके ऊपर टैक्स का लग गया है और मैन्युफैक्चरिंग में 100 लगा है। अब आप बेचते वक्त क्या करेंगे, इसको कितने में बेचेंगे, 104 के बाद ही तो बेचेंगे, क्योंकि अब कॉस्ट 100 नहीं रहा, कितना हो गया। लेकिन सोचिए जरा, अगर मैंने इनको बोला कि आपने जो दिया है वो इस जगह हम आपको वापस कर देंगे, इनको बोला कि यहां पे ये हम आपको वापस कर देंगे, इनको बोला यहां पे वापस कर देंगे, तो अल्टीमेटली सिर्फ 1 ही रुपए का ना हमें लगा, मतलब कहीं एक ही बार ना हमने टैक्स लिया, एक ने लिया, दूसरे को हम उसका इनपुट क्रेडिट इसको बोल देते हैं कि वो हम क्या करेंगे, आपको वापस कर देंगे। अगर ऐसा होगा तो ना सर्विस महंगा होगा, ना क्या महंगा होगा आपका, ना सामान महंगा होगा, और गवर्नमेंट को क्या मिल जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स में मिल जाएगा। तो जीएसटी आया इसीलिए कि चाहे गुड्स हो चाहे क्या हो, सर्विस, अलग अलग कानून नहीं रहेगा। पहले क्या होता था, सर्विस टैक्स अलग होता था, हम लोग का पहले उस समय चलता था, सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन हुआ था, फिर उसको कन्वर्ट किस में किया गया, जीएसटी में। एक्साइज ड्यूटी अलग दिया जाता था क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता था। आज के डेट में ना कोई एक्साइज है ना कोई सर्विस है, सब मिलकर के एक नाम हो गया, उसको क्या बोलते हैं। तो इसका पर्पस क्या हुआ, 1 नेशन 1 टैक्स, यही इन्होंने नारा लगाया था। एक देश है, एक जैसा क्या रहे
टैक्स, और फिर कहते थे कि यहां ये रेट और वहां वो रेट नहीं। इन्होंने बोला कि हम प्रोडक्ट और सर्विसेज पे टैक्स लगाएंगे, ना कि मुंह देख देख करके बोलेंगे कि तुझे 10%, तुझे 12%। पहले ऐसा होता था, स्टेट वाइज जब ये चलता था तो कहीं पे किसी प्रोडक्ट पे ज्यादा लगता था, किसी प्रोडक्ट पे क्या लगता था, कम। अब ये क्या बोलते हैं, अब ये बोलते हैं कि आपको टैक्स जो है वो देना है सामान पे या किस पे, सर्विस पे। और ऑल ओवर इंडिया में अगर वो एग्जम्प्टेड है, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो सामान एग्जम्प्टेड के लिस्ट में है या वो सर्विस किसके लिस्ट में है, एग्जम्प्टेड के लिस्ट में है, तो वैसे केस में आपको उस पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है, किसी को जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो एग्जम्प्टेड के लिस्ट में नहीं है तो आप बिहार में रहें चाहे आप यूपी में रहें, आपको क्या करना है, उतना ही पैसा जो है वो देना है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, आपने अगर पैसे दिए हैं तो कभी भी उस पे कैस्केडिंग नहीं होगा, यानी कि एक ही सामान पे जो है वो बार बार जो है वो टैक्स नहीं लगेगा, ताकि जो है सामान जब एंड यूजर के पास पहुंचे, क्योंकि अल्टीमेटली जो टैक्स बियर करता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी वो कौन करता है, एंड यूजर ही करता है। भले ये रिमोट 50 लोगों से बन करके आगे प्रोसेस होकर के आए, लेकिन इस पे जो पैसे देने रहेंगे वो कौन देगा, एंड यूजर ही देगा, और उसके ही जेब पे असर बर्डन पड़ेगा। तो बोला गया ये एक ही बार होना चाहिए फाइनली, और अगर हम सबसे लेंगे तो वो सारे लोग भी इस पे ऐड करते जाएंगे ना, 100 + 1 + 1 + 1। हमने बोला नहीं, 100 + 1, और जब आगे लेने की बारी आएगी तो इसका 1 दे देंगे, तो वो पैसा बच गया, फिर आगे आएगा तो दे देंगे। तो ऐसे में सिर्फ 1 रुपया, क्योंकि जैसे अगले वाले को देने की बारी आएगी तो पिछले बार उसने जो टैक्स दिए हुए थे वो पैसा अपना इनपुट क्रेडिट के रूप में क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। यूज कर लेगा तो उसके जेब पे बर्डन नहीं पड़ा, तो क्या वो सामान के कीमत में उस चीज को ऐड करेगा, और अगर नहीं करेगा तो हम तक और आप तक सामान क्या पहुंचेगा, सस्ता पहुंचेगा, चाहे वो गुड्स हो चाहे क्या हो, सर्विसेज। अब इसी में कहा गया कि कुछ ऐसे गुड्स और सर्विसेज हैं जिसको इस दायरे से क्या रखा गया है, बाहर रखा गया, कि उस पे हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। पर्पस बिल्कुल सीधा है, ताकि वो सामान सस्ता पहुंचे किसके पास, लोगों के पास। और उसके पीछे भी वजह है कि कुछ वो ऐसे चीज हैं जिसका यूज करने वाले लोग की पेइंग कैपेसिटी उतने ज्यादा नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं, उतना ज्यादा जो है वो पे कर सकते हैं। तो यहां पे जीएसटी में कुछ चीजों को एग्जम्प्ट किया गया है, लेकिन कहा गया कि जीएसटी जो पे किया जाएगा, वसूली का काम कौन करेगा, जो सर्विस दे रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, वसूले। जो गुड्स को क्या कर रहा है, दे रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, उस पे वसूले। कौन सा चीज, जीएसटी, उसे वसूलना है। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और जो गुड्स दे रहा है उससे लिया जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं जीएसटी के दायरे में आता हूं, ध्यान से सुनिएगा, जीएसटी के दायरे में आने का मतलब है जीएसटी के लिए कुछ कंप्लायंस दिया हुआ है कि किन किन को जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो अगर मेरा इनकम का रेंज, मेरे रिसीट का रेंज, मेरे इनवॉइस का रेंज उस कैपेसिटी में आता है कि मुझे जीएसटी का क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। तो अगर मैंने जीएसटी में मैं रजिस्टर्ड हूं, मेरे ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है और मैं कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, जैसे आप जो भी पैसा देते हैं, आप जो पैसा देते हैं उस पे 18% तो पहले हमारा, आप जब कभी डिस्काउंट और बाकी चीज बोलते हैं तो पता नहीं आपको ये बताते हैं या नहीं, आपने जो पैसा दिया है उसमें 18% हमें देना है, किनको, पहले जीएसटी में देना है। बाकी इनकम टैक्स वगैरह तो अलग कहानी है, वो जीएसटी का जाएगा। कितना परसेंट, 18%, क्योंकि हम जीएसटी में ऑलरेडी क्या है, रजिस्टर्ड हैं। तो अगर किसी को, और अगर मान लीजिए कि हमने आपसे नहीं लिया, क्योंकि आपको अलग से नहीं बोला कि दिस प्लस जीएसटी, 2 तरीके हैं पैसे लेने के। आपने बोल दिया कि 1 लाख रुपए आप मुझे दीजिएगा, या मैंने बोला कि आप मुझे 1,18,000 रुपए देंगे मेरे कंसल्टेंसी का, और या मैंने बोला 1 लाख प्लस जीएसटी। और मान लीजिए ये वाला जीएसटी स्लैब 18% का है। जीएसटी के स्लैब बने हुए हैं, एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा। मैंने बोला पूरे जीएसटी को मैं कंक्लूड कर रहा हूं और 10 लाइन आपको इसी में से निकालने हैं, और इसमें कुछ फिगर वाला चीज दिखलाऊंगा, लेकिन इसी पूरे बात में से आपको 10 लाइन अपने लिए किसके लिए रखने, एग्जाम के लिए, अगर जीएसटी के बारे में कुछ पूछ दिया तो। अदरवाइज जीएसटी के बारे में यहां नहीं, आपसे कहां ज्यादा पूछेगा, वहां तो बहुत कंप्लायंसेस पूछेंगे, लेकिन यहां के लिए हमारा स्टफ कैसे तैयार रहेगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि मैंने आपको कोई सर्विस प्रोवाइड की, मैंने आपको कहा कि मैं इस सर्विस का आपसे 1,18,000 लूंगा। दूसरा, मैंने आपको कहा कि मैं आपसे जो है वो सर्विस का जो है वो 1 लाख प्लस जीएसटी लूंगा।
क्योंकि मैं जीएसटी के दायरे में हूं, और जीएसटी का इसमें स्लैब बना हुआ है कि इस तरह के वर्क में 18% का है। तो अब देखिए दोनों ही केस में मुझे 18,000 रुपए कहां जमा करने हैं। और अगर मान लीजिए कि मैंने आपसे नहीं लिए, मैंने सिर्फ आपसे जो है वो 1,00,000 रुपए लिए, तो भी वैसे केस में जो है मुझे ये माना जाएगा कि मैंने अपना फी लिया है प्लस क्या लिया है, 18% जीएसटी जो है वो लिया हुआ है। मेरे पास 1,00,000 वो नहीं रहेंगे, मान लीजिए 82, 83 मेरे पास, और बाकी मुझे क्या करने रहेंगे, जमा करने रहेंगे। ये है आपकी जीएसटी की पूरी कहानी जो जीएसटी के अकॉर्डिंग आप करते हैं। लेकिन जीएसटी में कहा गया कि जीएसटी जो है वो कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल है और कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब है कि यहां इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक रेंज दिया। बच्चे आप यहां आ जाइए, खुशी आगे बैठ जाइए, अगर हवा तेज लग रहा है तो। उधर सारे जो है वो मजबूत बागर बिल्ले बैठे हैं तो उनको तो हवा चाहिए चाहिए, तो आप आगे आ जाइए या इधर कमजोरों के जो है कुनबे में शामिल हो जाइए जिन्होंने पंखा कम करके रखा हुआ है पहले से। अब यहां कह रहे हैं कि अगर हमने वहां पे एक लिमिट दिया और कहा कि ये इसी से रेंज में आता है तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, कमाई। उन्होंने बोला कि अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं या क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो जब आपका टर्नओवर या आपका रिसीट इस लेवल पे आ जाएगा तो आपके ऊपर कंपल्सन होगा। किस चीज का कंपल्सन होगा, जीएसटी लेने का। ध्यान से सुनिएगा, अगर जीएसटी लेना आपके ऊपर क्या हो गया, कंपल्सरी हो गया, तो वैसे केस में अगर आपने जीएसटी नहीं लिया है तो अगेन इट इज ऑफेंस। और आपके ऊपर जीएसटी कंपलसरी आपने लिया है लेकिन सामने वाले से जीएसटी नहीं वसूल रहे तो सामने वाले से नहीं लिया जाएगा, बल्कि क्या किया जाएगा, आपसे जो है वो वसूला जाएगा। एक तीसरी एस्पेक्ट भी है और वो जरा सुनिए। आप जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि टर्नओवर आपका उतना नहीं होता। याद कीजिए मैंने थोड़ा सा जीएसटी का टर्नओवर बताया था आपको, कुछ याद है, और बोला भी था कि मैं ही आपको थोड़ा और डिटेल में क्या करूंगा, जीएसटी बताऊंगा। वहां पे भी थोड़ा टर्नओवर आपको बताया था। तो यहां भी आप देख लीजिए, वहां टर्नओवर में स्पेसिफिक एरिया भी बताया था जहां पे टर्नओवर कुछ और था और जनरल में कुछ अलग था। 11 ऐसे स्टेट बताए थे जिसको हम स्पेसिफिक स्टेट बोलते हैं, वहां पे अलग था। एनीवे जो भी रहे, आ रहे हैं अभी। अगर मान लीजिए कि टर्नओवर के कारण मुझे जीएसटी लेना कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं जिनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं उनको जो है वो जीएसटी लेना जरूरी है, वो जीएसटी के दायरे में आते हैं। पॉसिबल? मैं जीएसटी के दायरे में नहीं आता। क्यों? क्योंकि मुझे 10 लाख रुपए ही जो है वो टर्नओवर आ रहा है। जब 20 लाख होगा तो सर्विस टैक्स के, सर्विस के अकॉर्डिंग 20 लाख का जो है वो टर्नओवर होने पे मैं किसके दायरे में आऊंगा, जीएसटी। लेकिन ये जिनको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, मुझे बताइए ऐसा हो सकता है नहीं कि वो जीएसटी के दायरे में आते हो? क्यों नहीं हो सकता? मैं किसी को कंसल्टेंसी ही तो प्रोवाइड करूंगा। जिनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करूंगा वो कंपनी है, तो वो कंपनी नहीं आती होगी जीएसटी के दायरे में। ऐसे केस में बोलते हैं रिवर्स चार्जेस। और ऐसे केस में मैं नहीं बल्कि उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जीएसटी जो है वो क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसी तरह का एक और कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम, जिसके तहत कहा गया कि जीएसटी के तहत आपको हर महीने फाइल करना पड़ता है अपना रिटर्न। लेकिन अगर आप छोटे जो है वो बिजनेसमैन है तो उस केस में आपको एक रेंज दिया गया कि अगर आपका सेल्स टर्नओवर इतने ही रुपए तक है तो हम आपको चॉइस देते हैं कि आप चाहें तो जीएसटी का नॉर्मल चीज पिक करें और आप चाहें तो कंपोजिशन स्कीम को क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम के तहत आपको ये 18, 25 ये जो अलग अलग स्लैबिंग दी हुई है इसको करने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह पे आप क्या करेंगे, इसकी जगह पे आपके लिए फिक्स है कि बस इतना ही जो है आप परसेंट क्या करेंगे, देंगे। जैसे मैंने बोला ना, कुछ तरह के सर्विस के लिए 18, कुछ के लिए 15, कुछ के लिए 12, कुछ के लिए 5, उनके ऊपर आ जाता है कि बस वो इतना ही परसेंट का जो है क्या करेंगे, पे करेंगे। और साथ ही साथ उनको मंथली देने की जरूरत नहीं होती है रिपोर्ट, क्वार्टरली वो रिपोर्ट क्या करते हैं, रिटर्न जो है वो फाइल करते हैं। ये इसीलिए किया गया ताकि छोटे बिजनेसमैन बहुत ज्यादा कंप्लायंस के दायरे में नहीं आए। लेकिन तब वो दिक्कत ये है कि वो आपको जीएसटी इनवॉइस भी जो है वो नहीं दे सकते, जिसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, इनपुट क्रेडिट लेंगे।
यानी कि अगर मैंने मान लीजिए कि इनसे 18% का जो है वो जीएसटी लिया, तो इनको जीएसटी इनवॉइस दूंगा, उस पर लिखा हुआ है 18%। अगर ये भी किसी सर्विस को देते हैं तो सर्विस जब ये देंगे तो इनको भी तो जो है वो जीएसटी जमा करना पड़ेगा। तो जब इनको जीएसटी जमा करना रहेगा तो उसमें से उतना पैसा ये माइनस कर देंगे जितना इन्होंने मुझे क्या किया है। जैसे मान लीजिए कि ये जो है वो कंसल्टेंट है और ये जो है वो किस चीज का कंसल्टेंसी देते हैं, ये जो है वो डाइटिशियन है मान लीजिए, और ये लोगों को जो है वो डाइटिशियन भी एक कोर्स होता है और इसमें जो है वो कंसल्टेंसी देते हैं। अब इन्होंने जो है वो प्रीति इनके पास आए और इन्होंने इनको जो है वो कंसल्टेंसी दिया। इन्होंने बोला मेरा 0 फिगर है, मुझे माइनस होना है। तो इन्होंने बोला ठीक है, हो जाएगा माइनस। माइनस क्या, गायब कर देंगे। पैसे जो है वो लगेंगे 2 लाख रुपए। इन्होंने बोला गायब होने के लिए हम कुछ भी दे सकते हैं। इन्होंने 2 लाख, अब 2 लाख पे इन्होंने भी 18% के हिसाब से 36,000 रुपए इनसे जीएसटी का लिया। इन्होंने मुझसे कोई सर्विस ली थी और उस सर्विस के लिए मैंने इनसे जो है वो 1 लाख रुपए लिए थे और इन्होंने मुझे 18% क्या दिया, तो 1,18,000 दिया। अब ये 18,000 का जीएसटी मैंने इनके जीएसटी नंबर के साथ क्या कर दिया है, फाइल कर दिया है, ताकि इनको इनपुट क्रेडिट मिल सके। कल के डेट में इनको प्रीति के पैसे में से कितने रुपए जमा करने हैं, 36,000। जब वो जमा करने की बारी आएगी तो उसमें से माइनस कर देंगे कौन सा वाला, और वो जो इनवॉइस मैंने इनको दिया है वो उस इनवॉइस को वो लगा देंगे और इनको सिर्फ कितना देना रहेगा। अब मुझे एक चीज बताइए, यही तो बोला कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा। इनका अल्टीमेटली इनका जो है वो 18,000 इनके पास आ गया या नहीं आ गया, ये बेसिकली यहां पे तरीका रहता है। अब इसमें रिवर्स चार्ज का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं, तो मैं जीएसटी के दायरे में नहीं आता। मैंने इनको सर्विसेज दे दी। किनको दे दिया सर्विसेज, मैंने स्नेहा को सर्विसेज दी, सिर्फ 1 लाख रुपए पे कोई जीएसटी नहीं लिया। लेकिन अगर जो है वो स्नेहा का टर्नओवर ज्यादा, ये जीएसटी के दायरे में आते हैं, तो ये जीएसटी अपने जीएसटी नंबर के साथ क्या करेंगे, पे करेंगे। तब ये कहलाएगा रिवर्स चार्ज। मैं लेता तो जीएसटी, ये लेंगे तो क्या कहलाएगा, खुद अपने पे। अच्छा मुझे क्या बताइए, दोनों ही केस में एकदम ध्यान से सुनिएगा, 18% ही इनको लग रहा है या ज्यादा लग रहा है। इनके जेब से पहले भी 1,18,000 निकला, इस बार भी कितना निकला, 1,18,000 ही निकला। अंतर बस इतना ही हुआ कि पिछले बार 1,18,000 निकला, लेकिन इनके 18,000 किसने जमा किए। इस बार इनके जेब से 1 लाख मुझे दिए और 18,000 और निकलेगा, लेकिन ये कहां जमा करेंगे, और फिर इसका ये इनपुट क्रेडिट ले लेंगे। कब, जब ये प्रीति वाला 36,000 जमा करने की इनकी बारी आएगी, तो उस समय 36 नहीं करके ये 18 क्या कर लेंगे, माइनस। तो ये रिवर्स चार्ज समझ में आया। बाकी डिटेल में बहुत आपको समझाया जाएगा जब वहां पढ़ेंगे। इसमें और बहुत सारा इफर्ट नहीं करता। वहां ये नहीं बोलिएगा कि सर ने तो बस इतना ही बताया था। मैंने जितना बताया कुछ ज्यादा ही बता दिया है। यहां सिर्फ मुझे बताना था जीएसटी का लाइसेंस कैसे लेते हैं, क्योंकि ये सब आपको टैक्स में क्या करना है, बहुत डिटेल में करना है। तो अब जरा इसमें कुछ एस्पेक्ट को देख लीजिए। ये सब तो वन नेशन वन टैक्स सब बात कर ली, जहां रुकना है वो देखिए। सप्लायर अगर गुड्स हैं, अगर आप हैं, तो कितना का टर्नओवर होने पे कंपलसरी है, अगर 40 से कम है तो आप जीएसटी ले सकते हैं या नहीं, बोलिए ना। ले सकते हैं, वॉलंटरी है आपके ऊपर। लेकिन याद रखिए, अगर आपने जीएसटी ले लिया है तो आपको जीएसटी भी उस पर कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहां पे देखिए, अगर मैं जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता हूं तो कितना है, 20 लाख। लेकिन अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है, जो 11 स्टेट का लिस्ट हमने लिखा था, तो उस केस में 40 की जगह कितना है, 20 लाख। और अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आप इन 11 स्टेट, जिसमें आपका जो है वो असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये जो है वो आपके जो है वो नॉर्थ ईस्ट के लगभग सारे के सारे क्या हैं, स्टेट्स हैं। तो क्योंकि वहां पे ना बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं होता है, तो इसीलिए वहां पे हमने टर्नओवर क्या रखा है, कम रखा है। तो जहां 40 बाकी रखा है गुड्स में, वहां कितना रखा है, 20। जहां पे सर्विस में 20 लाख का रखा है, वहां पे कितना रखा है हमने, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 10 रखा है। तो अब देखिए, हम नॉर्मल की बात कर लेते हैं, 20 और 10 की। तो मान लीजिए कि 20 लाख अगर मेरा जो है वो इनवॉइस हो जाए, तो मुझे जीएसटी लेना कंपलसरी है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। मेरा 10,000 है, मैं करवा सकता हूं या नहीं, करवा सकता हूं। लेकिन अगर 10,000 में मैंने करवाया, तो उस केस में अगर मैं किसी को सर्विस प्रोवाइड करूंगा, तो मुझे उनसे क्या लेना पड़ेगा,
जीएसटी लेना पड़ेगा, यानी मेरा सर्विस क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। देखिए लोग क्यों जीएसटी बचाना चाहते हैं, उसका रीजन समझिए। मैं सर्विस प्रोवाइडर, मेरे पास कोई आ रहा है और मुझसे कंसल्टेंसी ले रहा है, और मैं अगर सर्विस टैक्स के दायरे में आ गया, आप मुझे 1 लाख रुपया देंगे, वो मेरे कमाई नहीं है, उसमें से 18,000 मोटा मोटी है, मुझे किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को। तो मुझे एक चीज बताइए, आपके लिए भी चीज महंगा हो गया, क्योंकि मेरा सर्विस अगर महंगा हो गया तो लोग मेरे पास आने में सोचेंगे या नहीं कि भाई इनके पास जाएंगे तो 1 लाख क्या लगेगा, 18,000। और मेरे लिए भी जो है वो चीज हो गया कि मेरे पास क्लाइंट कम आएंगे, क्योंकि मेरे पास आ रहे तो उनको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो ऐसे केस में मैं चोरी करना शुरू करूंगा कि आइए आपसे 1 लाख ही लूंगा, और आपसे 1 लाख लूंगा तो मैं जीएसटी कहां से फाइल करूंगा, क्योंकि मैंने जीएसटी तो आपसे लिया हुआ ही नहीं है। यही बेसिकली वजह है कि आप जब कोई भी छोटे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहां पे आप उनके साथ अगर ज्यादा भी बार्गेन करेंगे तो वो बोल सकते हैं कि आइए हम क्या हैं, तैयार हैं आपको लेने के लिए। लेकिन यहां या कोई भी जहां पे जीएसटी लगता है, वहां पे आपका जो रिसीट होगा उस पे 18% क्या रहेगा, जाना रहेगा। और साथ ही साथ वो पैसे जब हमने जीएसटी का लिया है तो हम अपने इनकम में भी उसे क्या करेंगे, दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहीं और कैश में पैसे देते हैं तो ना वो जीएसटी में जाएगा और ना वो उसको किस चीज में रखेंगे, इनकम में। तो देखिए अंतर कितने का पड़ता है, एक तो 18% और दूसरा टैक्स का स्लैब 30% का है कंपनीज का, मोटा मोटी। तो 30 + 18 कितने हो गए, 48। यानी कि अगर आप यहां 20 देते हैं तो कहीं आप जो वैसा इंस्टीट्यूट जो ना जीएसटी में रजिस्टर्ड है और ना आप उनको कैश दे रहे हैं, जो जीएसटी का स्लिप नहीं दे रहा है, वो इंस्टीट्यूट 10 भी अगर दे रहा है तो उसको भी उतना ही बच रहा है जितना हमें कितने पे बच रहा है, 20 पे। यही वजह है कि आप कोई रेस्टोरेंट में, बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो महंगा पड़ता है 2 वजह से। पहला किस वजह से, दूसरा अब वो पैसा को वो दिखाना ही पड़ेगा, जीएसटी में गया तो उनके इनकम का पार्ट हो गया। और यहीं पे आप ढाबा में बैठ जाइए, ना जीएसटी ना कुछ और, तो इसीलिए आप मस्त खा लेते और बोलते यार इतने में तो हमने झक करके खा लिया। और वही थोड़ा सा भी अगर अच्छा कोई रेस्टोरेंट है जहां बैठे हैं और जिसका जीएसटी नंबर है, आपने अगर उनको 100 रुपया भी दिया है तो अब उनको इस पे 30% का जो उनका इनकम होगा वो उनको क्या करना पड़ेगा, और 18% का जीएसटी तो देना ही देना है। कुछ आप पूछ रहे थे। नहीं लेता है, नहीं लेता है, इसीलिए नहीं लेता है क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, इनका कहना है कि वॉलंटरली कोई क्यों लेगा। वॉलंटरली जो है वो बिल्कुल ही कोई नहीं लेता है, और जरूरत पड़ता है तो उसको सरेंडर भी कर देता है। अगर उसे लगता है कि आने वाले 1 साल या 2 साल में अभी मुझे जो है वो इतने पैसे, एक बार लिया हुआ है लेकिन उसे लगता है कि अभी आने वाले कुछ दिनों में क्या होगा, मुझे इतने पैसे नहीं आएंगे, तो वो क्या करता है, सरेंडर कर देता है। नहीं तो उसे हर महीने जो है वो कंप्लायंस करना पड़ेगा, जीरो रिटर्न भी रहेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ता है। और इसका ये नहीं है कि आप 1 साल बाद करेंगे, वो तो एनुअल रिटर्न अलग होता है। इसके मंथली आपको पैसे क्या करने पड़ते हैं, डिपॉजिट करने पड़ते हैं। हाँ, कुछ फायदा जरूर है, और वो फायदा नहीं मजबूरी है। कुछ तरह के टेंडर वगैरह में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते तो बिना जीएसटी के नहीं कर सकते हैं। अब मजबूरी हो जाती है वैसे केस में, छोटा सा भी अगर कोई दुकान रहता है या कोई काम कर रहा है, उसे भी टेंडर में पार्टिसिपेट करना है तो क्या लेगा, जीएसटी लेगा। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, आप मुझे बताइए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन के लिए हमने क्या बोला, गुड्स के केस में कितना, इन जनरल 40,000, सर्विस के केस में बशर्ते आप स्पेसिफिक जो है वो स्टेट में नहीं आते हैं तो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे वर्क हैं जिस वर्क में भले आप 20 लाख के लिमिट को क्रॉस करें या ना करें, 40 लाख के लिमिट को क्रॉस करें या ना करें, आपके ऊपर कंपलसरी है क्या लेना, जीएसटी। यानी ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ये अप्लीकेबल नहीं होगा, और आप चाहे 0 रुपया आपके पास आए तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अब ये वाला बात यहां थोड़ा ध्यान रखना रहेगा, जिसमें आता है कि इंटर स्टेट सप्लायर, अगर आपका सप्लाई एक राज्य से क्या है, दूसरे राज्य में, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका टर्नओवर कितना है। सिर्फ एक ही राज्य में है तो हम आपको कहां तक का लिवरेज दिए हुए हैं, 40 लाख तक का दिए हुए। लेकिन अगर आपका इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को क्या बोलते हैं, इंटर, और विद इन जो स्टेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा बोलते हैं। रुकिएगा जरा, ये वर्ड हम लोगों ने सीएमएसएल में बोलना नहीं है,
ये वर्ड हमने CMSL में कहीं पे यूज किया है और इसके पैरेलल में भी कोई वर्ड यूज किया है और इसके सिनोनिम्स के रूप में हमने जो है वो कुछ वर्ड को यूज किया है। आपको बताना है कि ये जो इंट्रा वर्ड है इससे रिलेटेड किस तरह का वर्ड हमने जो है वो CMSL में जो है वो यूज किया है और कहां यूज किया है। इसमें तो होपफुली हाथ थोड़े ज्यादा उठे हैं। चलिए तो पहले मौका जो है वो इधर उठे हैं, चलिए तो पहले इधर ही। अच्छा, तमन्ना आप पिछले क्लास में नहीं आए थे ना? अच्छा, इन्होंने तीनों नाम बताया। और किस किस नाम से उसको बुलाते हैं? भूमिका, तो दोनों को पार्ट कीजिए। क्या क्या बोला था हमने? क्या क्या नाम बोला था हमने इंट्रा के लिए? और एक तीन नाम बोले थे, डे ट्रेडिंग, ये तीनों एक नाम थे। और दूसरी तरफ इंटरडे या डिलीवरी ट्रेडिंग हमने कहा था। ध्यान रखना, ये हमने पढ़ा था जब हम डिपॉजिटरी सिस्टम पढ़ रहे थे और वहां पे हमने टाइप्स पढ़ा था। जब हम डिपॉजिटरी सिस्टम के मैकेनिज्म पे आए थे तो हमने पढ़ा था। चलिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, देखिए वर्ड ही क्या लिखा हुआ है, कैजुअल। इसका मतलब है रेगुलर बेसिस पे बिजनेस नहीं करते हैं। लेकिन एक खास बात यहां पे है और वो खास बात ये है कि यहां पे इनके बारे में लिखा हुआ है कि इनके पास नो फिक्स प्लेस ऑफ क्या है, बिजनेस। ये आपको नहीं दिखेगा। रीजन ये है कि जब आप GST पढ़ेंगे तो ये बताया जाएगा। ये बहुत डिटेल हो गया तो इतना है नहीं, यहां तक मैंने दिया है आपके पास, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। ये बस आपको कंफ्यूजन ना है इसके लिए मैं बता रहा हूं। तो ये जो है वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब वो पर्सन हुआ जो वंस इन अ ब्लू मून कभी कभी क्या करता है, ट्रेड करता है रेगुलर बेसिस पे बिजनेस। और दूसरी बात, इसका प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स नहीं है। तो कल के डेट में हम इससे वसूली कैसे करेंगे, तो इसलिए बोला इसको क्या लेना जरूरी है, GST लेना जरूरी है। क्योंकि इससे क्या होगा, हमें एक एक चीज का इसके पास ट्रैक रहेगा कि ये कब बेच रहा है और क्या बेच रहा है। पर्सन टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्जेस, अगर कोई पर्सन है जो किस चीज में जो है वो है, रिवर्स चार्जेस। और रिवर्स चार्जेस मैंने क्या बोला, वैसा पर्सन जिसको जो है वो पे करने की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जिसको वो सर्विस दे रहा है वो किस दायरे में आता है। तो ऐसे केस में उसका रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा, कंपलसरी रहेगा। पर्सन हु आर एक्वायर्ड टू पे, फिर ये ज्यादा हो जाएगा। अगर कोई ई-कॉमर्स ऑपरेटर है तो ऐसे केस में 1 रुपया का भी उसके पास जो है वो आए, ऐसे आसान में आप समझिए। ई-कॉमर्स ऑपरेटर अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, ये लोग 1 रुपये का भी अगर चीज बेचेंगे तो इनको क्या चाहिए रहेगा, GST चाहिए रहेगा। इनके लिए वो 40 लाख वाला चीज एप्लीकेबल नहीं रहेगा। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इंडिया से बाहर का कोई पर्सन है और वो जो है वो इंडिया में कैजुअल बेसिस पे क्या कर रहा है, चीजों को बेच रहा है, चाहे 2 रुपए का भी बेचे तो भी उसको क्या कराना रहेगा, GST में रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा। देखिए, कंपलसरी का मतलब यही हुआ कि इनके ऊपर थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। यहां पे कोई और पर्सन है जो कि क्या सप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु वाज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स, या एवरी पर्सन सप्लाइंग किस तरह का, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन या डेटाबेस टैक्स है, जैसे अमेजॉन का ही है। इन लोगों के पास डेटाबेस का जगह होता है, आप इनके जरिए सर्वर पे स्पेस ले सकते हैं, या बहुत सारे BPO कॉल सेंटर्स होते हैं जो आपके लिए जो है वो काम करेंगे। आप अपना सारा इंफॉर्मेशन उनको दीजिए, वो अकाउंटिंग वगैरह मैनेज करेंगे और वो चीज आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर को भी क्या लेना जरूरी रहेगा, उनके ऊपर ये 20 लाख और 40 लाख का लिमिट एप्लीकेबल नहीं रहेगा। पर्सन नॉट लायबल टू रजिस्टर, ये वो पर्सन है जिनको GST लेने की जरूरत नहीं है
और हैं जो बिजनेस कर रहे हैं किस तरह का, सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज, जो क्या नहीं आता है, जीएसटी में लिखा हुआ है कि किस तरह के गुड्स और किस तरह के सर्विस पे कितना हम टैक्स लेंगे। उसी में से कुछ गुड्स और सर्विसेज ऐसा है जो जीरो टैक्स के दायरे में है, यानी कि जिस पे जीएसटी नहीं लगेगा, चाहे मेरे पास जीएसटी नंबर क्यों ना हो, लेकिन उस गुड्स में अगर मैं डील कर रहा हूं तो ऐसे केस में जो है वो उस पे कोई जीएसटी लेना ही जब नहीं है तो क्या मेरा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रहेगा? एक ऐसा सामान मान लेते थोड़ी देर के लिए पेन, और वो पेन जो है वो टैक्स से एग्जम्प्टेड है। अगर मैं पेन बेच रहा हूं, मेरा टर्नओवर भले 2-2 करोड़ का है, तो भी क्या मुझे रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन लेना? क्यों? क्योंकि जिस गुड्स या सर्विस में मैं डील कर रहा हूं वो टैक्स से क्या है, एग्जम्प्टेड है। ठीक वैसे ही खाद हो गया, बीज हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, एग्रीकल्चरल चीज हो गया, तो ऐसे इन्होंने नोटिफाई किए हुए हैं। जैसे देखिए एग्रीकल्चरल, कल्टीवेशन का, इससे रिलेटेड चीजों में अगर आप डील करते हैं तो आपको जीएसटी लेने की जरूरत। देखिए ये सब वो सेक्टर है जिस सेक्टर को हमें थोड़ा क्या करना है, प्रमोट करना है, या ये वो सेक्टर है जिस सेक्टर में लोगों की हालत पहले से खराब है, किसान सुसाइड कर रहे हैं, या ज्यादा पैसा नहीं बन पाता है, मौसम की मार पड़ जाती, कभी सब कुछ बढ़िया दिख रहा होता है कि अब तो इतना अच्छा फसल रहेगा पूछो मत, और पता चला कि 1 ही घंटे बाद 2 ही घंटे बाद मौसम बदला, ओला वगैरह गिरा। बहुत बार दिखलाता है, किसान लिटरली रो रहा है क्योंकि पूरा फसल तैयार है। ओला समझते हैं ना, बर्फबारी जो होता है, जो हम लोग बड़ा मजा कर रहे होते हैं, खिड़की से देख रहे होते हैं, हाथ ऐसे बाहर निकाल रहे होते हैं, समेट रहे होते हैं, मजा आ गया, कहीं जमा होता है, उसका वीडियो बना रहे थे, सेल्फी, कोई उस पर बैठा रहता है, कोई दिखाता है मेरे घर के आगे तो इतना गिरा है, और वहीं पे दूसरे तरफ जो है वो कोई रो रहा होता है कि पूरा का पूरा फसल क्या हो गया, बैठ गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। तो इसीलिए जो है वो जो मौसम बेस्ड चीज होता है उसमें उन्होंने क्या दिया है, वो थोड़ा सा एग्जम्पशन दिया, यानी कि उनको जीएसटी के दायरे में नहीं रखा है। या और भी कोई कौन सा कैटेगरी है, स्पेसिफाइड कैटेगरी, तो चाहे वो सर्विस हो चाहे वो गुड्स हो, जिसको गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर दिया है, अगर आप उसी गुड्स और उसी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू टेक व्हाट, जीएसटी, भले आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्यों ना टच हो रहा हो। देखिए 2 बातें हमने पढ़ी है, 3 एस्पेक्ट। पहला पढ़ा कि अगर कोई गुड्स प्रोवाइड कर रहा है और वो जो है वो 40 लाख के लिमिट को टच कर जाए या क्रॉस कर जाए तो उसे जीएसटी चाहिए। सर्विस प्रोवाइड कर रहा है 20 लाख के लिमिट को टच कर जाए या क्रॉस कर जाए, उसे क्या चाहिए रहेगा, जीएसटी चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि चाहे आप इस 40 लाख और 20 लाख को टच करे या ना करे, तब भी आपको क्या लेना पड़ेगा, जीएसटी लेना पड़ेगा। फिर हमने पढ़ा कि चाहे आप ये 20 लाख और 40 लाख को क्रॉस क्यों ना कर रहे हो, फिर भी आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। जीएसटीआईएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये जो है वो आपका 15 डिजिट का जो है वो नंबर होता है। जैसे आपने पैन और टैन में पढ़ा 10 डिजिट का, ये कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है। और इस 15 डिजिट के नंबर होने का मतलब है कि इसमें पहले जो 2 डिजिट होते हैं वो कौन सा कोड होता है, ये थोड़ा अभी याद करें। वैसे तो जब आप जीएसटी पढ़िएगा तो ऑटोमेटिकली ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, लेकिन इस सब्जेक्ट के लिए भी जो लोग सिर्फ मॉड 1 का एग्जाम दे रहे होंगे उनको ये लर्न करना रहेगा, क्योंकि कभी कभी इससे एमसीक्यू वो पूछ देते हैं। तो 15 में से फर्स्ट 2 डिजिट क्या हो गए, स्टेट का नंबर। 10 डिजिट जो हो गए वो क्या हो गया, इसका मतलब जीएसटी बिना पैन के हो सकता है नहीं, बिल्कुल डिट्टो जो आपका पैन नंबर है उसको उठा करके कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और पहले 2 डिजिट क्या हो गए, स्टेट का कोड हो गया जिस स्टेट में आप हैं। नेक्स्ट 2 डिजिट जो है वो क्या है, एंटिटी कोड का मतलब होता है आप किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं कंपनी के फॉर्म में और किन चीजों को कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या कहलाता है, एंटिटी कोड कहलाता है। और लास्ट जो डिजिट होता है उसको बोलते हैं चेक कोड। ये चेक कोड जो बनता है ये कंप्यूटर बनाता है। फिर आपको बहुत डिटेल में सर बताएंगे चेक कोड के बारे में, लेकिन इसके बारे में थोड़ी मुझे जानकारी है तो बता देता हूं। चेक कोड बेसिकली एक ऐसा चीज हुआ कि हमने ये जो 15 डिजिट तैयार किया है, ये 15 डिजिट जो है वो गड़बड़ तो नहीं है, कहीं किसी के साथ मैच तो नहीं करेगा। इन चीजों को देखने के लिए एक खास तरह का कोड बनता है, उसी को क्या बोल देते हैं, चेक कोड बोल देते हैं। इसीलिए जो है वो ये लास्ट में आपके पड़ता है। तो ये जो है आपका 15 डिजिट का क्या हो गया, जीएसटी हो गया। इसको एक्वायर करने का क्या तरीका है, आप लॉग इन करेंगे gst.gov.in पे, यानी गवर्नमेंट का पोर्टल है, वहां पे आप जाएंगे। यहां पे आप जो है वो सबमिट करेंगे। देखिए पैन यहां पे कंपलसरी है,
तभी तो पैन उसका पार्ट बनता है, इसीलिए पैन देना क्या है। अगर पैन नहीं है हमारे पास तो रुकना पड़ेगा, ठंड रखना पड़ेगा। हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम किसी भी शर्त पे जो है वो GSTIN नहीं ले सकते जब तक हमें क्या ना मिल गया हो, जब तक हमें हमारा पैन नंबर ना मिल गया हो। ऑन सक्सेसफुली कंप्लीशन आपको क्या प्रोवाइड होगा, OTP होगा, और OTP के बाद आप फिर कौन सा पार्ट फिल करते हैं, बी। आप जो है वो GST रजिस्ट्रेशन 1 विथ आप जो है वो TRN एंड सेल ऑटोमेटिकली किस चीज से करते हैं साइन, डिजिटल सिग्नेचर करते हैं। फिर उसके बाद फॉर्म जो है आपका GST रजिस्ट्रेशन 3 जो है वो इशू होता है, जिसमें आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। और एप्लीकेंट अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगा गया तो आप जो है वो रजिस्ट्रेशन GST REG 4 में जो है वो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। और इसके 7 डेज के भीतर जो है वो क्या होगा, आपको ये प्रोवाइड करना पड़ेगा जब आपको वो कोई इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो 7 दिन के भीतर इंफॉर्मेशन मांगेंगे रजिस्ट्रेशन 3 में, आपको REG 4 में क्या करना पड़ेगा, रेस्पॉन्स करना पड़ेगा। सारी चीज अगर उनको सही मिले तो आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, वो GST प्रोवाइड करेंगे। फिर मैं आपको बताऊं सेटिंग अप के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं बिल्कुल इररिलेवेंट है। मैंने नहीं बोला आपको कि नोबडी नोज कि उनको क्या दिमाग में है, इसीलिए मैंने प्रोसेस को कोशिश किया थोड़ा आसान करके देने का, जिसमें से एप्लीकेशन नंबर वगैरह गायब कर, सॉरी फॉर्म नंबर वगैरह आप थोड़ा क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल प्रोसेस एक बार क्या रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे। आपने अगर GSTIN लिया है तो आपको अपने हर डॉक्यूमेंट पे और अपने हर डिस्प्ले बोर्ड पे अपने कंपनी के नाम के साथ नीचे क्या लिखना पड़ेगा, GST नंबर आपको जो है वो डिस्प्ले करना पड़ेगा। और जितने भी आपके बिजनेस प्लेस हैं उन सारे जगहों पे, सारे बिजनेस प्लेसेस पे आपको ये क्या करना पड़ेगा, फिक्स और पुट करना पड़ेगा। कंपोजिशन स्कीम अंडर GST ध्यान आ रहा है, हमने बात की थी। कंपोजिशन स्कीम का मतलब क्या हो गया भाई, कंपोजिशन स्कीम का मतलब हुआ कि जहां पे आपको कहा गया, ऑप्शन दिया गया कि आप एक खास रेट से दे देंगे, हर महीने की जगह आपको क्वार्टरली क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तब है जब आप क्या करते हैं, ये किसके लिए हमने डिजाइन किया है, तो ये अवेलेबल है कि अगर एग्रीगेट टर्नओवर आपका कहां तक है, अगर नॉर्मल है तो 1.5 और अगर स्पेसिफिक एरिया में है तो ठीक उसका आधा हर जगह कर दीजिए। और एग्रीगेट टर्नओवर सर्विस के केस में कितना है, 50 लाख है। कहा गया कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि थोड़ा सा क्या करना, सिंप्लीफाई करना, हर महीने का रिटर्न वगैरह भरना मुश्किल काम है, तो इसके अच्छा वो क्वार्टरली चीजों को फिल कर दे। लेकिन इसके लिए उन्होंने जो है वो क्या किया है, यहां पे कंप्लीट आपको रेट दिया हुआ है और कहा है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हैं तो कितना का रेट देना पड़ेगा, 1%। अगर आप रेस्टोरेंट हैं लेकिन क्या सर्व नहीं कर रहे हैं तो कितना परसेंट, 5%। और अदर सर्विस प्रोवाइडर के लिए कितना हो गया, 6%। तो इसका मतलब रेस्टोरेंट सर्विंग अल्कोहल कितना परसेंट पे आएगा, 6% पे आएगा। जबकि बाकी के केस में आप 18% तक देखते हैं। आप जिस सर्विस में आते हैं उसमें 18% अभी है, जो एजुकेशन और एकेडमिक्स वाला है। ये वो पर्सन है जो किस स्कीम में नहीं आ सकते, मतलब ये GST देंगे ही नहीं, नॉर्मल वाले में आएंगे, हर महीने वाला काम इनको क्या करना रहेगा, करना रहेगा। और वो हो गए ये वाला, एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लायबल टू बी टैक्स अंडर दिस, जो इस एक्ट के दायरे में नहीं है। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड, कैजुअल डीलर, नॉन रेसिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर, ए पर्सन रेसिडेंट एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ए पर्सन रजिस्टर्ड एज TDS डिडक्टर। ये लिस्ट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन लोगों के ऊपर कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इन्हें नॉर्मल तरीके से GST क्या करना रहेगा। अच्छा, और जो इनके ऊपर कंपोजिशन के तहत जो आते हैं उनके ऊपर कंपलसरी है कंपोजिशन स्कीम में जाना या चॉइस है, ऑप्शनल है। चाहे तो वो कंपोजिशन स्कीम को फाइल करे, नहीं तो किस में रहेंगे, वो नॉर्मल स्कीम में रहेंगे। चलिए, तो फिलहाल आपके लिए मेरी आज की सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।